ऑडियो नॉवल हिंदी में आप लोगों का स्वागत है। ऐसी हाई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल ऑडियो नॉवल हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। अब तक आपने पढ़ा कि अनामिका रिसर्च करते हुए कुछ एंटीडोट बनती है, लेकिन वो पूरी तरह से काम नहीं करते हैं और अब विक्रांत दादाजी भी उसका इन सब में साथ दे रहे थे। अब आगे उन्हें इस तरह डिलीट करते हुए देखकर अनामिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, क्या कहते हैं आप? लगी शर्त कि एक हफ्ते के अंदर कौन एक अच्छा इलाज ढूंढ पाता है। एक हफ्ता नॉर्मल है, लेकिन एक हफ्ता कह रही है तो एक वर्ल्ड फेमस फार्मासिस्ट होने के नाते यह उनकी स्टेटस इंसान के लिए बेइज्जती थी। आफ्टर ऑल वह मेडिकल फील्ड में एक बहुत बड़े जॉइंट माने जाते थे और बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स के वह लेजेंड थे और अब उन्हें सफल हो रहा था कि अनामिका का वह एक हफ्ता उनकी इज्जत पर वार है। लेकिन अपनी ईगो के लिए विक्रांत दादाजी ने हार मानते हुए कहा, एक वीक हम दोनों एक साथ काम करेंगे। ऐसा कोई एंटीडोट है जो हम एक हफ्ते में एक साथ में करना बना सके? आप इसे लीड करेंगे। अनामिका ने जवाब दिया। ठीक उसी वक्त उसका फोन वाइब्रेट होने लगा। उसने देखा तो उसके कई सारे आदमियों के मैसेज थे और वह उनसे बात करने लगी। थोड़ी देर बाद एक फॉरेन एग्जीक्यूटिव ने उसे कांटेक्ट किया तो उसने उन्हें वॉइस कॉल किया। उसे बिजी देखकर विक्रांत दादाजी अपने आप को बोलने से रोक नहीं पाए। ऑल राइट, मैं तुम्हें और काम नहीं देना चाहता, इसलिए मैं इसे लीड करूंगा और तुम असिस्ट करना। और वहाँ तुम्हारी चोटें कैसे ही है? क्या जो मैंने हीलिंग मेडिसिन दी थी वह काम कर रही है? अनामिका ने अपनी स्लीव्स ऊपर करके उसे उन्हें दिखाते हुए कहा, पहले से बहुत बेहतर है। आपकी मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है, इतनी ज्यादा कि हम उसे 30% ज्यादा प्रॉफिट पर बेच सकते हैं। वह मेडिसिन मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाई है। तुम लगातार फाइटिंग करती रहती हो, इसलिए तो मैं उसकी जरूरत पड़ती रहती है। मैं जानता हूँ कि वह मेडिसिन बेचे जा सकती है, लेकिन 30% क्यों? अगर मैं उसे बेचूंगी तो मुझे कमीशन नहीं मिलना चाहिए। तुम अपनी फैमिली से भी पैसे कमाओगी। विक्रांत दादाजी को ऐसा फील हो रहा था कि अनामिका मेडिकल रिसर्च से ऑब्सेस्ड हो गई है, जो अब वह उनसे भी पैसे लेगी। मगर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर अनामिका लगातार उनसे मिलने आती रहती है तो इसी वजह से वह खुश थे। अगर वह उनसे थोड़ा प्रॉफिट का हिस्सा लेती भी है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आफ्टर ऑल उन्होंने 500 मिलियन खर्च किए थे इंटरनेशनल फेमस टॉप फार्मास्यूटिकल रिसर्च इंस्ट्रूमेंट सतीश को यहाँ लाने के लिए, ताकि वह विकी कॉलेज को ज्वाइन कर सके, जो इस दुनिया में है सिर्फ दो ही है। एक वर्ल्ड नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट मेक्सिको के पास और दूसरा उनकी लैब में। अनामिका ने लैब में रखी हुई सारी मेडिकल इक्विपमेंट को देखा। इन सारी इंस्ट्रूमेंट के साथ मेडिकल रिसर्च बहुत ही आसानी से हो जाती थी। ठीक उसी वक्त किसी ने दरवाजे पर नॉक किया। सर, मैं हूं अभय। दरवाजे की तरफ से जो आवाज आई थी कि वह स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट की थी, जिसमें रिस्पेक्ट और डर नजर आ रही थी विक्रांत दादाजी के लिए। सर, आपने आज कुछ घंटे पहले कहा था कि हमारी टॉप स्टूडेंट प्रेस्टिजियस कॉलेज कंपटीशन में टीम को लीड करने वाली है। मगर मैं स्टूडेंट काउंसिल से उसे क्लास में चेक करने के लिए कहा और वह काफी वक्त क्लास अटेंड नहीं कर रही है। अब जब प्रिंसिपल विक्रांत ने स्पेशली पर्सनली उसे टीम लीड करने के लिए चुना था तो अभय को लग रहा था कि वह उन्हें इन्फॉर्म करे, यह जरूरी है। और वही लैब में ये सब सुनकर अनामिका ने अपने बूढ़े दादाजी की तरफ मुड़ते हुए कहा, क्या मैंने अपने व्हाट्सएप मैसेज में नहीं कहा था कि मैं टीम को लीड नहीं करने वाली हूँ? उन्होंने टीम लीडरशिप की बात की और फिर फोन कट कर दिया। अनामिका के जवाब देने से पहले ही अनामिका ने व्हाट्सएप मैसेज भेजा, ये कहते हुए कि वह बहुत ही बिजी है और उसके पास ऐसे कंपटीशन अटेंड करने का वक्त नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने यह बात फैला दी और अब उसे फोर्सफुली ही सही मगर कंपटीशन अटेंड करना होगा। बहुत सारे फ्रेशर्स हैं जो उम्मीद कर रहे हैं कि तुम टीम को लीड करोगी। यही तो स्टूडेंट चाहते हैं, मैं तो बस उनकी विश पूरी कर रहा हूँ। आपको मेरी विश की कोई फिक्र नहीं है, अनु। विक्रम दादाजी ने तुरंत एक मुस्कुराहट के साथ उसे मनाते हुए कहा, ये 10 यूनिवर्सिटीज ने मिलकर एक प्रेस्टिजियस कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है और यह बस 4 साल में एक बात होता है। ये बहुत ही बड़ी बात है। पिछली बार, उससे पिछली बार और उससे भी पिछली बार वी के कॉलेज टॉप 3 में भी नहीं पहुंच पाया था। इस वक्त विक्रांत दादाजी बिल्कुल एक मासूम बच्चे की तरह लग रहे थे जिनसे उनकी चॉकलेट छीन ली गई हो। अनामिका ने लिस्ट देखी, तब जाकर उसे रियलाइज हुआ कि बीके कॉलेज हर बार लिस्ट में बिल्कुल लास्ट पर आता है। इस वजह से अब सारी नजर तुम्हारे ऊपर है। तुम परफेक्ट स्कोर हो। हमें हमारे कॉलेज के लिए इस बार थोड़ी सी इज्जत कमानी होगी, भले ही वह टीम लीड ही क्यों ना करें। अब वीके कॉलेज को बाकी सारी यूनिवर्सिटीज को दिखाना होगा कि वह सबसे कमजोर नहीं है और उनके पास एक शाइनिंग स्टार है इस साल, और वह है टॉप स्कोरर अनामिका। अनामिका ने इसे पहले कभी कंप्लीट नहीं किया है, या फिर कहा जा सकते हैं कि आज से पहले वह कभी कॉलेज में थी ही नहीं, इसलिए किसी को नहीं पता था कि वह कितना अच्छा फॉर्म करती है। एटलीस्ट अगर वी के कॉलेज टॉप रैंक पर ही भी पहुंचा तो सब लोगों को यही लगेगा कि उनकी रियल पावर हाउस ने अभी तक कोई मूव नहीं उठाया है। अनामिका थोड़ी सी चिढ़ गई और उसने कहा, तो आप बस मुझे वी के कॉलेज को बिलबोर्ड पर टॉप पर पहुंचने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं? क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर बहुत सारे आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट बीके कॉलेज को जानेंगे तो अच्छा रहेगा? जब वह लोग ग्रेजुएट हो जाएंगे और इस कॉलेज से बाहर की दुनिया में जाएंगे तो वह जरूरतमंद लोगों की और भी ज्यादा मदद करेंगे और हमारी मेडिकल रिसर्च टीम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमें ऐसे ही लोगों की तो जरूरत है जो यंग हो और फ्रेश हो। तो वह बुई हो गई है। सर, क्या आप अंदर है?
क्या आपने अभी अभी मेरी बात सुनी? अभय ने फिर से दरवाजे पर नोक करते हुए कहा तो लैब का दरवाजा खुला और विक्रांत दादाजी ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ अनामिका को बाहर धक्का देते हुए कहा, हमारी टॉप स्कोरर यहाँ है, जाओ इसे लेकर जाओ, इसे लिस्ट ऑफ 3 प्राइस लेकर आना इस बार। और वही अनामिका सोच रही थी क्या वह इस बात के लिए मान गई है जो उसे इस समय धक्का दिया जा रहा है। टॉप 3 क्या उसके विक्रांत दादाजी अपने स्टैंडर्ड नीचे कर रहे हैं या फिर उनका एम्बिशियस छोटा हो गया है। और वही टॉप 3 सुनकर अभय को ऐसा लगा जैसे प्रेशर डबल हो गया है। उसे बहुत अच्छे से पता था कि वीके कॉलेज पुराने कंपटीशन में कितनी बुरी तरह से परफॉर्म कर रहा है। वह लोग हमेशा एलिमिनेट हो जाते हैं, टॉप 3 में पहुंचना तो दूर की बात है, वह लोग टॉप 5 में भी पहुंच जाए तो वही बहुत मुश्किल बात था। और सबसे बुरी बात उसके लिए ये थी कि उसे अभी अभी स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट बनाया गया था और उसके कंधों पर इतनी बड़ी और भारी जिम्मेदारी दी गई थी। उसे लग रहा था कि वह किसी भी वक्त रोना शुरू कर सकता है, लेकिन इतनी खूबसूरत लड़की के सामने वह अपनी इमेज नहीं बिगाड़ना चाहता था, इसलिए उसने किसी तरह अपने आप को कंट्रोल कर लिया। कंपटीशन के रास्ते में उसने अनामिका से खुद को इंट्रोड्यूस करवाया, हाय मैं अभय हूँ और स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट में जानते हैं कि तुम अनामिका हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम आज हमारी टीम को लीड करने वाली हो। थैंक यू। उसके हम्बल और जेंटल बिहेवियर को देखकर अनामिका ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब वह नहीं मुस्कुराती थी तो उसका एक कूल और अलोफ ऑरा होता था, बिल्कुल एक पावरफुल बॉस की तरह, लेकिन जब वह मुस्कुराती थी तो वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती थी। अभय कुछ सेकंड के लिए हैरान हो गया, तब जाकर उसे रियलाइज हुआ कि वह अनामिका की तरफ लगातार देखे जा रहा है और उसका चेहरा थोड़ा लाल होने लगा। टॉप स्कोर यहाँ तक कि अप्रोचेबल और खूबसूरत भी है, जितना उसे सोचा था उससे कई ज्यादा। वह इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है? ये कंपटीशन 10 अलग अलग यूनिवर्सिटी से मिलकर ऑर्गेनाइज करती है और ये 2 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड है, प्रोफेशनल और टैलेंट कंपटीशन की तरफ। अभय 2 सेकंड से ज्यादा अनामिका की तरफ देखा नहीं पाया, खास करके उसकी आंखों में। अनामिका की आंखें बहुत ही ज्यादा मेमोराइजिंग थी, बिल्कुल आसमान में चमकते हुए तारे की तरह। मुंबई कॉलेज इन कंपटीशन में हमेशा से डोमिनेट करते आया है, 10 यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा, इसलिए इसको कंपटीशन 2 मैनन हॉल में होने वाला है, मुंबई कॉलेज में ही। साउथ हॉल में प्रोफेशनल कंपटीशन और नॉर्थ हॉल में टैलेंट कंपटीशन, और सिर्फ फ्रेशर्स ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि हमें 2 टीम को लीड करना होगा। 2 अलग अलग कंपटीशन एरियाज में हम टीम लीड कर रहे हैं। अनामिका थोड़ा हैरान थी, राइट तुम हेड कैप्टन हो और मैं वाइस कैप्टन। अब जब अभय सीनियर था तो वह नेचुरली एक अच्छा लाइफ एक्सपीरियंस रखता था, इसलिए कॉलेज ने उसे को वाइस कैप्टन बनाया था। टैलेंट कंपटीशन में पियानो, कैलीग्राफी और बहुत सारे ऐसे कंपटीशन होने वाले हैं, और प्रोफेशनल कंपटीशन में मेडिकल प्रैक्टिस और इंटेलेक्चुअल डुओज होने वाले हैं। अनामिका को बिल्कुल क्लियर नहीं था कि कंपटीशन की प्रोसीजर कैसे होता है। उसे बस इतना पता था कि उसके दोस्त माया और जशमीत मेडिकल प्रैक्टिकल कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं। जैसे ही प्रोफेशनल कंपटीशन टीम और टैलेंट कंपटीशन टीम वी के कॉलेज 2 अलग अलग लाइन में खड़ी हुई, अनामिका को देखते ही वह लोग काफी उसे चिढ़ाने लगे। हेलो मिस टॉप स्कोरर, आई विश कि मैं अभी टॉप स्कोरर होता तो अपनी मर्जी से आता और अपनी मर्जी से ज्यादा हर एक चीज करने की फ्रीडम होती मेरे पास। ऐसी का पावर कब होगी मेरे पास? ऐसा करने के लिए टॉप्स करो, पढ़ाई क्यों करेगी? क्या तुम हमें यहाँ सिखाने आए हो? क्या तुम कंपटीशन में भाग नहीं लेने वाली हो? इस टॉप स्कोरर भले ही वह कोई टैलेंट्स में टैलेंटेड ना हो, लेकिन कम से कम प्रोफेशनल कंपटीशन में साइन कर सकती है, राइट? अनामिका ने मुस्कुराकर सामने खड़े लोगों को देखते हुए कहा, क्या तुम लोगों को आज जीतने का भरोसा है? बिल्कुल नहीं, भीड़ ने हंसते हुए कहा और अजीब तरीके से अपनी बात को घुमाने लगे। बी सीरियस, अभय ने पीछे से सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए कहा तो भीड़ सीधी खड़ी हो गई। सचमुच उन्हें एक कैप्टन चाहिए था ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। ये कंपटीशन हर 4 साल में एक बार होता है। मुझे भरोसा है कि तुम लोगों को कोई भी रिग्रेट नहीं रखना होगा, क्योंकि तुम लोग सिर्फ एक ही बार इसमें हिस्सा ले सकते हो। इसलिए उन सबको अपना बेस्ट दिखाओ और बाकी कॉलेजेस को बता दो कि हम बीके कॉलेज वाले को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता है। अनामिका ने उन्हें इंकरेजिंग बातें बोलकर शेयर करना शुरू किया और भीड़ ये देखकर हैरान हो गई कि अनामिका उनकी सोच से भी ज्यादा जेंटल और अप्रोचेबल है। क्या यह नहीं कहा जाता है कि वह अनसोशल और कोल्ड है? चलो अब चलते हैं। मुंबई कॉलेज यहाँ से ज्यादा दूर नहीं था। अनामिका उन्हें लीड कर रही थी और अभय और बाकी 2 टीम से फॉलो कर रहे थे, और ठीक उसी वक्त माया और जसमीत लाइन से निकलकर सामने आए और अनामिका के हाथ ही के करके पकड़ ली। हमने तुम्हें बहुत मिस किया, तुम कितने वक्त से कॉलेज क्यों नहीं आई? श्रेया भी छुट्टी ले रही है और अकेले सिर्फ रूम में हम दोनों होते हैं तो बहुत बोर होते हैं। 2 दिन पहले तुम्हारी भाभी मीरा ने और भी एक बड़ा पैकेज भेजा था, वह इतना बड़ा था कि मुझे और जसमीत को 2 और लोगों की मदद लेनी पड़ी हमें अपने रूम में लाने के लिए। उसमें फिर से कुछ और टेस्टी था। अनु, तुम्हारी भाभी मीरा तुम्हें सचमुच बहुत अच्छे से ट्रीट करती है। अब जब मीरा उनसे मिलने के लिए एक बार आ चुकी है तो वह लोग उसके बारे में जानते हैं। और वही अनामिका ये बात सुनकर थोड़ी हैरान हो गई। मीरा ने फिर से खाना भेजा था,
उसने तो उसे इन्फॉर्म भी नहीं किया और माया जसमीत को टॉप स्कोरर के नजदीक देखकर बाकी सारे टॉप स्टूडेंट भी क्यूरोस हो गए और सोचने लगे कि क्या अगर वह लोग जाएंगे तो वह उनकी भी दोस्त बनेगी। अब वह दो लाइन फिर से भीड़ की तरह लग गई और कुछ लोग लगातार अनामिका से बात किया जा रहे थे और कुछ अभय है उसका व्हाट्सएप का नंबर मांग रहे थे। और वही मुंबई कॉलेज में इतने सारे 10 कॉलेजेस के कंपटीशन आने वाले थे, इसलिए कॉलेज ने सारे बैक स्टेज को क्लियर कर दिया था और नॉर्थ और साउथ को अच्छे से सेटअप कर दिया था और रेस्ट एरिया भी बना दिए गए थे। इस टाइम पर नॉर्थ हॉल में एक ग्रुप ने नताशा को घेरा हुआ था और उसकी नई ड्रेस, ज्वेलरी, कपड़े की तारीफ कर रहे थे जो उनके नए प्रोडक्ट से इन एक डार्क हॉर्स कंपनी थी जो रिसेंटली फैशनेबल और इनोवेटिव डिजाइन के साथ मार्केट में आई थी और बहुत सारे सेलिब्रिटीज और अमीर लड़कियों की पसंद बन गई थी। कुछ लोगों को कहना था क्यों आई को हिस्ट्री की सबसे स्ट्रांगेस्ट कंपीटिटर मिल गया है और उनकी ग्रुप पॉपुलैरिटी लगभग क्यों आई के बराबर पहुंचने वाली थी। मैंने यह इयररिंग्स कुछ दिनों पहले एक बहुत बड़ी बुटीक में देखी थी और यह काम से कम 2 लाख की दे है ना और यह पक्का वह 3 लाख वाले शूज होंगे। मैं जानती हूँ ये ड्रेस जो तुम पहने हुए हो इसकी कीमत 12 लाख रुपए है और यह पूरी दुनिया में एक ही है। वो ग्रुप ने क्यों आई की स्ट्रेटेजी को कॉपी किया था, जो लिमिटेड एडिशन और परफेक्टली स्टाइल और अच्छी चीजें ही बनती थी बिल्कुल अपर क्लास के उम्मीद और यूनिक पसंद की वजह से। इन सब की प्राइस के बारे में बात नहीं करते हैं। नताशा ने एलिगेंटली उन्हें शांत रहने का इशारा किया और आसपास के लोगों से बोली मैं नहीं चाहती कि लोगों को ये लगे कि मैं जानबूझकर अपने पैसे को सबको दिखा रही हूँ। ये सुनते ही भीड़ ने तुरंत उसे डिफेक्ट करना शुरू कर दिया और जानबूझकर अपनी आवाज तेज रखी। कोई भी नहीं सोचेगा कि तुम शो ऑफ कर रही हो। नताशा तुम हम सब में से सिंपली और सबसे हाई पोजीशन वाली लड़की हो और तुम अपनी अच्छाई दिख रही हो दूसरों की फीलिंग्स के बारे में केयर करके और दिखता है कि तुम कितनी काइंड और जेंटल हो। नताशा मैंने सुना है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे बहुत प्यार करते हैं, क्या ये सच है? उस ग्रुप में से किसी एक नहीं पहुंचा। आफ्टर ऑल वह अच्छे भाई बहनों में से सबसे छोटी और इकलौती लड़की थी इसलिए अफवाहें थी कि उसके पेरेंट्स और उसके हुए भाई उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, बाकी अमीर परिवारों की तरह नहीं जहां बेटे को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। अब तक आपने पढ़ा कि अनामिका मना करती है फिर भी विक्रांत दादाजी से जबरदस्ती कंपटीशन में टीम लीडर बनाकर भेज देते हैं। अब आगे नताशा फिर से अपने प्यार और नकली दिखावे का शो ऑफ कर रही थी। ऑफ कोर्स नताशा की मॉम उसे बहुत प्यार करती है, ये सच है। एक छोटे बालों वाली लड़की ने कहा मैं नताशा और उनकी मॉम से दूसरे दिन शॉपिंग पर टकराई थी और उनकी मॉम ने लाखों रुपए खर्च कर दिए नताशा के ऊपर, जैसे वह कुछ हो ही नहीं। जो भी नताशा को पसंद आता था वह नताशा को दिला देती थी। सीरियसली ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अब आसपास की भीड़ को नताशा से जलन होने लगी। नताशा तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है, तुम्हारी मॉम तुम्हारे कपड़ों के ऊपर लाखों रुपए खर्च करने में भी बिल्कुल नहीं सोचती है। आई विश मेरी मॉम ऐसी होती। लास्ट टाइम मैंने 10,000 रुपए खर्च कर दिए थे अपने नए हेयर स्टाइल पर तो मेरी मॉम ने पूरे 10 दिनों तक उसके लिए कंप्लेंट की थी। मैं बस कुछ नए लुई विटॉन के बैग खरीद लिए तो मेरी मॉम मुझे ज्यादा पैसे खर्च करने के लिए लेक्चर दे रही थी। भले ही जो लड़कियां जो बता रही थी कि वो ज्यादा लोगों को ज्यादा लगता है, लेकिन नताशा के लिए वो कुछ नहीं था, उसे तो वह कम ही लग रहा था। एक लंबे बालों वाली लड़की ने कहा नताशा मैंने सुना है कि रुद्र ओबेरॉय तुम्हारा भाई है, मैं उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ, क्या तुम प्लीज उसकी फोटो पर मेरे लिए एक ऑटोग्राफ ले आओगी? मैं तुम्हें कितने भी पैसे देने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि नताशा को तुम्हारे पैसे की जरूरत है? किसी और लड़की ने नताशा को डिफेक्ट करते हुए कहा और फिर तुरंत नताशा के हाथ को पकड़कर प्यारी सी आवाज में कहा मेरे पास रुद्र के ऑटोग्राफ का पिक्चर बहुत सारे हैं, मगर मुझे कभी उसकी कॉन्सर्ट की टिकट में नहीं मिली। नताशा क्या तुम प्लीज इस बारे में मेरी मदद करोगी? मैं 10 गुना ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हूँ, 20 गुना ज्यादा पैसे भी। रुद्र के कॉन्सर्ट में वीआईपी रो की सीट्स मिलना इम्पॉसिबल है, वह सेकंड में सोल्ड आउट हो जाते हैं। मुझे तो लगता है कि कभी कभी लोग उनकी टिकट काउंटर के बाहर ही बैठे रहते हैं इतनी तेजी से टिकट खरीदने के लिए। नताशा मैं तुम्हारे बड़े भाई हर्षद को पिछले महीने एक फाइनेंस मैगजीन में देखा था, वह भी बहुत हैंडसम है, प्लस उसकी एज, अचीवमेंट, पर्सनैलिटी सब मेरे ड्रीम पार्टनर की क्वालिटी से मिलती जुलती है। क्या तुम प्लीज मुझे उसे इंट्रोड्यूस करवा दोगी? अगर वह कोई भी इंटरेस्ट दिखता है तो मैं पक्का उसे परस्यू करूंगी और अगर वह मुझे लाइक नहीं करता है और मुझसे कहता है कि मैं उसे दूरी बनाकर रखो तो मैं पक्का पीछे हट जाऊंगी। मैं तुम्हें ऑकवर्ड सिचुएशन में नहीं डालूंगा, प्लीज मेरी मदद कर दो। जिस लड़की ने यह बात कही थी उसका नाम रेचल था और उसकी फैमिली का एक कार मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस था। भले ही उनकी कार एवरेज कार बनवा तो थी, लेकिन नॉर्मल प्राइस पर हाई प्राइस पर बिकती थी और हाई सेल वैल्यूज की वजह से वह लोग काफी ज्यादा प्रॉफिट काम आते थे। स्पेशली रिसेंट में जो उन्होंने मिनी इलेक्ट्रिक कार सीरीज लॉन्च की थी जिसका प्राइस बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल था और कई सारे लोगों का दिल उसने जीत लिया था और मुंबई के फैमिलीज में वह 13 नंबर पर आते थे। नताशा उसकी तरफ देखा, अचानक से सोचा कि उनकी दोस्ती के हिसाब से रेचल उसके बड़े भाई हर्षद के लिए ज्यादा बेहतर रहेगी उस क्रिस्टल के मुकाबले। वह क्रिस्टल यूजलेस और बेवकूफ है और उसका बैकग्राउंड भी बहुत ही बुरा है।
नताशा ने सुना था कि यहाँ तक कि क्रिस्टल को उसके घर से भी निकाल दिया गया था और वह हार्ड लाइफ जी रही थी और सबसे क्रूशियल पॉइंट वह अनामिका की बेस्ट फ्रेंड थी। अगर वह उसकी भाभी बन जाती है तो किसे पता कि वह पीछे से उसके लिए क्या क्या चालें चलती रहेगी। अगर मुझे तुम्हारी भाभी के बनने का मौका मिला तो मैं पक्का तुम्हारा ख्याल रखेगी, रेचल ने कहा और प्यार से नताशा का हाथ पकड़कर हिलाने लगी। नताशा मुझे भी तुम्हारी भाभी बनना है और ऐसा हो गया तो मैं जो तुम चाहोगे वही करूंगी। एक और लड़की ने नताशा को रिक्वेस्ट करना शुरू कर दी इस उम्मीद में कि वह उन्हें अपने भाइयों के साथ मिलने का मौका देगी। नताशा मैं पिकी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे किसी भी भाई से काम चला लूंगी। अगर उनमें से कोई भी सिंगल है तो मैं पक्का कोशिश करूंगी। उनके रिक्वेस्ट वाले चेहरे को देखकर नताशा ने एक लाइट स्माइल दी। ऑल राइट, मुझे नहीं पता कि मेरे भाई किसे डिसाइड करेंगे। कैसा रहेगा कि मैं एक अपॉर्चुनिटी ढूंढूं और तुम सबको मेरे घर पर इनवाइट करूं, जिसकी वजह से तुम मेरे भाइयों से मिल पाओ और आगे क्या होगा वह सब तुम्हारी स्किल पर डिपेंड करता है। ये सुनते ही वह लड़कियों की भीड़ तुरंत ही खुश हो गई और तुरंत नताशा की फिर से तारीफ ही करने लगी। नताशा तुम सबसे बेस्ट फ्रेंड हो जिसे आज तक मुझे जाना है। आई लव यू सो मच। तुम मेरे लिए एक बिल्कुल परी की तरह हो। अगर यह वर्कआउट कर गया तो मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी पूजा करूंगी। नताशा तुम कितनी काइट हो और इतनी अंडरस्टैंडिंग हो। ऊपर से नताशा मुस्कुरा रही थी मगर अंदर ही अंदर उसे कोई आइडिया नहीं था कि यह काम करेगा या नहीं करेगा। आफ्टर ऑल वह जानती थी अपने भाइयों की पर्सनैलिटी की वह कैसे थे। उनके लिए सूटेबल पार्टनर ढूंढना एक इम्पॉसिबल काम के बराबर था। ठीक उसी वक्त अनामिका अपनी टीम के साथ उनकी तरफ आने लगी। देखो तो वह स्ट्रेट स्टूडेंट आ गई है। ओ माय गॉड, वह तो असलियत मर भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। फाइनली मुझे उसे देखने का मौका मिल गया है। वीके कॉलेज क्या एक फ्रेशर को टीम लीड करने दे रहा है? इसमें स्ट्रेंज क्या है? अनामिका है ऐसी स्टूडेंट है जिस पर वीके कॉलेज प्राउड कर सकता है। ऑफ कोर्स वह लोग ऐसे इवेंट में उसे दिखाएंगे जरूर। उसके अलावा कोई उसके कॉलेज में टीम लीड करने के लिए कैपेबल ही नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि क्या वह कम्पीट करेगी। क्या अगर स्ट्रेट ए स्टूडेंट कंप्लीट करेगी तो वह किसी चुनेगी? अगर वह कंप्लीट कर रही है तो मैं जा रही हूँ। ये कंपटीशन छोड़कर किसी ने उदास होते हुए कहा। क्या तुम थोड़ा सा एम्बिशियस नहीं हो सकती? वह एकेडमिक में अच्छी है इसका मतलब यह नहीं कि वह बाकी सभी एरिया में भी गिफ्टेड हो। हाँ, इस बात में पक्का सेंस है। और वही अनामिका को लोगों से घिरा हुआ देखकर उसकी डायरेक्शन में आते हुए देखकर नताशा थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगी। वह यहाँ क्या कर रही है? क्या उसका वेद भाई उसे बिगाड़ नहीं रहा है? क्या इतना उसके लिए काफी नहीं है? क्या उसे यहाँ भी आना है लाइमलाइट लेने के लिए? क्या वह अपने बड़े बड़े टैलेंट्स का इस्तेमाल करेगी इन छोटे छोटे स्टूडेंट को हराने के लिए? बेशर्म है वह। अगर वह जीत भी गई तो इस बात का पॉइंट क्या है? ये खाली जीत होगी। और वही रेस्टिंग एरिया में मुंबई कॉलेज की टैलेंट टीम के मेंबर्स को देखकर वीके कॉलेज के स्टूडेंट तुरंत ही बेचैनी और टेंशन फील करने लगे। आफ्टर ऑल मुंबई कॉलेज देश की सबसे टॉप यूनिवर्सिटीज में थे एक था और उनके कंपैरिजन में वीके कॉलेज हमेशा छोटा पड़ जाता था। उसके अलावा वीको कॉलेज एरियाज अटैक थे जिसकी वजह से उनके बीच में काफी टेंशन और साइकोलॉजिकल प्रेशर पैदा हो रहा था ना। अनामिका ने सबकी तरफ देखा और कहा सब लोग अपने अपने स्पेस ले लो और थोड़ी देर आराम कर लो और अपने माइंडसेट को एडजस्ट कर लो। कंपटीशन 20 मिनट में शुरू होने वाला है। एक लड़की ने व्हाइट ड्रेस पहनी हुई थी, वह अपने आप को बोलने से रोक नहीं पाए। अनामिका मैं थोड़ी नर्वस हूँ। मैं भी। दूसरी लड़की ने भी ब्लैक गाउन पहने हुए बेचैन होकर कहा मैं 5 सालों से पियानो सीख रही हूँ, लेकिन यहाँ सारे स्टूडेंट म्यूजिक कॉलेजेस से हैं, कम्पीट करने के लिए आए हैं। मुझे डर है कि मैं परफॉर्मेंस के दौरान बहुत बुरी तरह से हार जाऊंगी। वह अपने एंजाइटी को एक्सप्रेस कर पाती है उससे पहले ही एक मजाक उड़ाने वाली आवाज दोनों लोगों को सुनाई दी। तुम सिर्फ 5 सालों की प्रैक्टिस के साथ हमसे कंपटीशन करने आ गई हो, अपने आप को एम्बेरेस करने का इरादा है? मैं 3 साल की थी तब से पियानो बजा रही हूँ और अब तक 15 साल बीत चुके हैं, फिर भी मैं पियानो कंपटीशन में इंटर करने की हिम्मत नहीं कर सकती। बोलने वाली लड़की मधु थी, मुंबई कॉलेज की म्यूजिक मेजर की लीडर। उसकी फिंगर नजदीकी रखे पियानो पर चली गई और एक फेमस पीस बजने लगी और जिसकी वजह से वह अपनी स्पीड और स्किल्स को दिखा रही थी। वीके कॉलेज उसकी ट्यून को हैरानी से देख रहे थे। उनके चेहरे एम्बारासमेंट की वजह से जलने लगे थे। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि वह इतनी अच्छी होगी। उन्हें इस कंपटीशन में हिस्सा ही नहीं लेना चाहिए था। वह लोग अपने आप को एम्बेरेस करने में डर नहीं रहे थे, बल्कि उन्हें डर था कि उनकी वजह से उनका वीके कॉलेज की भी एम्बेरेस कर देंगे। जब मधु ने पियानो प्लेइंग खत्म कर दी तो वह सब मुंबई कॉलेज के सारे स्टूडेंट तालियां बजाने लगा और उसकी परफॉर्मेंस की तारीफ करने लगे और सभी वीके कॉलेज के सारे स्टूडेंट बिल्कुल शांत थे और उन्होंने मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकला। 15 साल की प्रैक्टिस और तुमने फिर भी रंग नोट बजाया और तुम बाकी सबको क्रिटिसाइज करती हो। अनामिका ने डेविल स्माइल के साथ कैजुअली कहा तुमने उस पीस के आधे इमोशंस को भी उसमें डाल नहीं पाए, लगता है तो तुम्हारा 15 साल किसी के 5 साल के बराबर भी नहीं है। जो लोग भी वहां पर थे वह उसकी बात से हैरान हो गए और वीके कॉलेज के सारे स्टूडेंट अनामिका की तरफ अपनी आंखों में एडमिरेशन लेकर देखने लगे। मधु ने मिस्टेक की और अनामिका ने एक्चुअली पकड़ लिया। इनक्रेडिबल।
वेट, मैंने तो कोई गलती नहीं सुनी, मुंबई कॉलेज के किसी स्टूडेंट ने कहा। मैं भी 10 सालों से पियानो सीख रही हूँ, अगर मधु ने गलती की है तो मैं नोटिस कर लेती। मधु मुंबई कॉलेज के म्यूजिक डिपार्टमेंट का प्राउड है और वह बेसिक मिस्टेक कभी नहीं कर सकती। मधु, क्या तुमने ऐसा किया? मधु को अपने स्किल्स का सबके सामने शो ऑफ करने के लिए बहुत ही बेचैन थी और उसने एक्सीडेंट से सचमुच एक गलत नोट को हिट कर दिया था। उसे लगा कि उसकी स्पीड कवर अप करने के लिए काफी है क्योंकि इनकरेक्ट और करेक्ट नोट्स बिल्कुल सिमिलर थे। यहाँ तक एक म्यूजिक प्रोफेसर भी केयरफुल ना सुनने पर उसे नोटिस नहीं कर पाता, मगर अनामिका ने उसकी मिस्टेक इतनी कम टाइम में नोटिस कर ली। क्या अनामिका की पियानो स्किल उससे भी एडवांस है? मधु, क्या तुमने अभी अभी कोई मिस्टेक की या फिर ये तुम पर झूठा इल्जाम लगा रही है? अगर यह ऐसा कर रही है तो मैं तुरंत इससे माफी मंगवाऊंगी। मधु, तुम कुछ क्यों नहीं रही हो? मधु, तुम्हारा चेहरा क्यों पीला पड़ा हुआ है? अपने आसपास की बातों को इग्नोर करते हुए मधुर चुपचाप अपनी सीट पर जाकर वापस बैठ गई। मुंबई कॉलेज के सारे वह बच्चे अपने साथ एक अजीब सा एरोगेंस और प्राइड लेकर घूमते थे और हमेशा दूसरे लोगों के नीचे देखते रहते थे। अगर वह लोग गलत भी हो तो कभी भी अपनी गलती नहीं मानते थे। तो उसने अभी अभी परफॉर्मेंस में गलती की थी। किसी वी के कॉलेज की स्टूडेंट ने कहा, इतना एरोगेंट सेल्फ इम्पोर्टेंट, और क्या तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग कुछ स्पेशल हो और तुम्हें सिर्फ इतना ही आता है तो तुम्हारे मुंबई कॉलेज की म्यूजिकल जीनियस इतनी भी बड़ी जीनियस नहीं है। इन सब की वजह से मुंबई कॉलेज की भीड़ के बच्चों का गुस्सा बढ़ा गया और उन्होंने गुस्से में बोलना शुरू कर दिया, किसके बारे में बात कर रहे हो तुम लोग? वी के कॉलेज में भी गुस्से में कहा, तुम्हारे कॉलेज के बारे में ही बात कर रहे हैं। हम लोग को लगता है टॉप स्टूडेंट प्रेस्टिजियस कॉलेज के भी बस एक ग्राम दिमाग वाले और इम्पेशेंट है। अगर तुम लोगों को नहीं पता होता तो मुझे लगता कि तुम्हारी कैफेटेरिया में बस लाल मिर्ची ही मिलती है, जिसे खाकर तुम लोग हमेशा जहर उगलते रहते हो। ये सुनकर मुंबई कॉलेज वाले बच्चे बोले, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि मधु ने गलती की थी? अगर नहीं है तो अभी के अभी जाकर उससे माफी मांगो। हम मुंबई कॉलेज के बच्चे इस मामले को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। वी के कॉलेज के बच्चे बोले, टॉप स्कोरर ने कहा है कि मधु ने गलती की है, तो उसने गलती की होगी। इतना क्या तुम लोग अपना मुंह बंद नहीं कर सकते? मधु अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाए और उन पर चिल्लाते हुए बोली, क्या तुम लोग प्लीज अपना मुंह बंद रखोगे? बार बार उसकी गलती वाली बात सुन सुनकर वह थक गई थी और वही नताशा साइड में खड़ी थी तो वह ये सब कुछ देखकर स्पीचलेस हो गई। अनामिका मास्टर धुन है, अगर उसने कहा कि मधु ने गलती की है तो उसने पक्का की होगी। वह एक मास्टर पियानिस्ट है जो कभी गलती नहीं कर सकती, भले ही वह लोग अनामिका कोई मास्टर के तौर पर ना पहचानते हो। लेकिन मधु का रिएक्शन सच्चाई बताने के लिए काफी था, मगर वह लोग इतना ऑब्वियसली और इंस्टेंसिटिवली यहाँ पर अपने ऊपर ही झगड़ा करने का इल्जाम लगा रहे हैं। अनामिका को वहां देखकर नताशा को पहले से ही बहुत गुस्सा आ रहा था और वह यहाँ पर रहना नहीं चाहती थी और ना ही चाहती थी कि अनामिका का अटेंशन उसके ऊपर जाए, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता था कि अनामिका जिसके सामने भी खड़ी हो जाती है, अगर उसने अनामिका के सामने एरोप्लेन से बेहोश करने की कोशिश की तो वह उसे इम्प्रेस करके ही मानेगी, और अगर उसने आज यहाँ अनामिका को बेइज्जत करने की कोशिश की इतनी बड़ी भीड़ के सामने, अनामिका उसकी फेक अमीर लड़की वाली इमेज भी सामने लेकर आ सकती है। और वही भीड़ पूरी तरह से शांत हो गई और मुंबई कॉलेज के ग्रुप में हैरानी भरी बातें होने लगी। अभी उन्हें कुछ आवाज दूसरी तरफ से सुनाई दी। नैना, तुम्हारी फैमिली कुछ और ही है। तुम लोगों ने मिस अमृता की पेंटिंग खरीदने के लिए और 3 करोड़ रुपए खरीद किए। वाह, ये पेंटिंग तो इनक्रेडिबल है। चाहे 3 करोड़ तुम्हारी फैमिली के लिए बस छोटी सी रकम है। ये लोग कितने अमीर है। अमृता को पूरी दुनिया में आर्ट वर्ल्ड में मास्टर माना जाता था और उनकी काफी रिस्पेक्ट थी, और उनकी एक्सक्लूसिव पेंटिंग स्किल की मदद से और स्ट्रोक और बोल्ड क्रिएशन की वजह से वह सिंगल हैंडेडली वह पेंटिंग को और आर्ट लेवल को एक नई हाइट पर पहुंच चुकी थी। उनके हर एक पीस अचीवमेंट होता था और जिसमें दुनिया भर के इमोशंस दिखाई देते थे। वह आर्ट वर्ल्ड में एक ऐसा नाम थी जिन्हें सब लोग एडमायर करते थे। मिस अमृता मेरी फेवरेट आर्टिस्ट है, नैना ने जेटली मुस्कुराकर कहा। मेरे पेरेंट्स को पता है कि मुझे कितना उनका काम पसंद है, इसीलिए जब भी वह उन्हें मौका मिलता है तो वह उसका काम मेरे लिए खरीद कर ले आते हैं। उनका लास्ट काम है माउंटेन रिवर और उनकी तकनीक सिंपली इनक्रेडिबल है। वह भीड़ उसके फोन पर पेंटिंग के पीस को देखकर एडमायर कर रही थी और हाँ, मैं सर हिला रही थी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। अब तक आपने पढ़ा कि अनामिका अपने दोस्तों के साथ मुंबई कॉलेज पहुंचती है कंपटीशन के लिए और वहां उसके ही आर्टवर्क्स और म्यूजिक पीस पर कुछ लड़कियां इतरा रही थी जिन्हें देखकर नताशा को उन पर तरस आने लगती है और वह अनामिका से दूर रहने का फैसला करती है। अब आगे, नैना फेमस पेंटर अनामिका की पेंटिंग की तारीफ किए जा रही थी और खुद भी की भी तारीफ कर रही थी कि कैसे उसके पेरेंट्स उसे इतना प्यार करते हैं कि उसके लिए हमेशा उस पेंटर की पेंटिंग से ले आते हैं। सारी भीड़ ने देखा और अब हमें सर हिलाते हुए बोले, हाँ देखो तो इस पेंटिंग में कितनी स्पिरिट है। जो पेंटिंग का सबसे चैलेंजिंग एक्सपेक्ट होता है उन्होंने कितने अच्छे से किया है, बहुत ही एडमायरल है। बाकी सारे आर्टिस्ट स्पिरिट को कैप्चर करने में और एक्सप्रेशन में कम पड़ जाते हैं, मगर यह मिस अमृता वर्क है। ना सिर्फ इसका स्टाइल रिफ्रेशिंग है बल्कि यह डिस्टिंक्टिवली पर्सनल है। मैं उनकी भी फैन हो गई।
नैना, तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे कितना प्यार करते हैं जो अमृत की पेंटिंग्स तुम्हें कलेक्ट करने में मदद करते हैं। वह लोग परफेक्ट पेरेंट्स है। मेरे पेरेंट्स तुम्हारे जैसा क्यों नहीं है? और वही नताशा जो साइड में बैठी हुई थी वह रिक्वेस्ट कर रही थी अपने मन ही मन, प्लीज उसकी तारीफ करना बंद करो। अगर अनामिका को पता चल गया कि तुम सब लोगों से कम्प्लीमेंट दे रहे हो तो वह काफी खुश हो जाएगी। वही अनामिका ने कुछ वक्त फोन निकाला और अपने कुछ पर्सनल मामले संभालने लगी थी। मगर अनएक्सपेक्टेड नैना को सुपीरियर फील हो रहा था, इसलिए उसने आसपास के सारे लोगों को चुप कर दिया और फिर अपनी आंखें उठाते हुए एरोगेटली अनामिका की तरफ देखा। तुम एकेडमिक रिकॉर्ड में परफेक्ट हो और तुम्हारी नॉलेज बहुत ही ज्यादा है, तो तुम्हारी यूनिक इंस्टिकस होगी। क्यों ना तुम इस आर्टिस्ट को देखकर ओपिनियन दो और हमें बताओ कि इसमें स्पेशल क्या है। अगर कोई परफेक्ट एकेडमी रिकॉर्ड वाला इंसान प्रिविलेज फैमिली से आता है तो वह लोग इस आर्टिस्ट के स्टाइल और आर्टवर्क को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे और ना ही जान पाएंगे कि इसमें क्या बेहतर है। इससे पता चल जाएगा कि वह भले ही पढ़ाई में अच्छी हो लेकिन उसके बारे में कोई खास बात नहीं है। और अगर एक वह हम्बल बिगिनर से आती है तो उसकी एकेडमी अचीवमेंट कितनी भी अच्छी क्यों ना हो वह उनसे कभी नहीं जीत सकती, जो प्रिविलेज और अमीर परिवारों की बेटियां थी। इसलिए अनामिका इस सवाल का कैसे भी जवाब दे, वह उसकी कब नॉलेज या फिर हम्बल बैकग्राउंड का मजाक उड़ाएगी। अनामिका ने उसकी बात सुनकर अपनी नजरें उनकी तरफ की ओर देखा, तो सामने एक ग्रुप उसके ऊपर हंसने के लिए तैयार था। फिर उसने नैना के फोन में देखा जिसमें एक लैंडस्केप पेंटिंग थी जो थोड़ी देर पहले वो लोग कह रहे थे कि 3 करोड़ में खरीदी गई है, और उसकी आंखें ठंड हो गई और उसने कहा, मेरे लिए यह एक बच्चे की डरोवेग से ज्यादा कुछ भी नहीं है। सब लोगों से की बात सुनकर हैरान हो गए और नैना भी कुछ सेकंड के लिए हैरान हो गई। वह वर्ल्ड फेमस पेंटर अमृता की पेंटिंग पर यह कहने की हिम्मत कर सकती है कि यह एक बच्चे की ड्राइंग से ज्यादा कुछ नहीं है। ऐसा लगता है कि न सिर्फ यह एक जो हम्बल बैकग्राउंड से है बल्कि उसे आर्ट अप्रिशिएशन में भी कोई नॉलेज नहीं है। लगता है टॉप स्कॉलरशिप पढ़ाई करना जानती है और वह इस पेंटिंग की वैल्यू नहीं बता सकती। नैना अपने शौक से बाहर आए और उसने सुपीरियर स्माइल के साथ हंसते हुए कहा, ये फेमस पेंटर अमृता का नया पीस है। सचमुच ही 2 दिन पहले ऑक्शन हुआ था और नैना की फैमिली ने इसे 3 करोड़ रुपए में वहां से खरीदा है। अगर तुम किसी अच्छी पेंटिंग को नहीं पहचान पा रही हो और उसे अप्रिशिएट नहीं कर सकती हो तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि फेमस पेंटर अमृता की पेंटिंग को तुम बच्चों को ड्राइंग कहो। न सिर्फ तुम मिस अमृता की बल्कि उनके सारे फ्रेंड्स की बेइज्जती कर रही हो। अभी के अभी मिस अमृता से माफी मांगो। अनामिका ने डेविल स्माइल दी और अपने सामने खड़ी लड़कियों को ऐसा देखा जैसे वह कोई बेवकूफ हो और बोली, पिछले साल ओबरॉय परिवार में मिस अमृता की पेंटिंग 10 करोड़ रुपए में खरीदी थी और इस साल सिंघानिया परिवार ने भी 10 करोड़ में पेंटिंग खरीदी है, और तुम लोग ये कह रहे हो कि तुम्हारी फैमिली ने अमृता की पेंटिंग जो असली है वह 3 करोड़ रुपए में खरीद ली। इसमें इतना क्या इम्पॉसिबल है? ओबरॉय और सिंघानिया परिवार इतनी ज्यादा अमीर है कि वह लोग अपने पैसों का शो ऑफ करने के लिए ज्यादा खर्च करते रहते हैं, लेकिन हाँ, मेरा परिवार में अमृता के नजदीक है इसलिए वह हमें डिस्काउंट देकर पेंटिंग दे देती है। इसमें क्या बुराई है? नैना ने कहा और वह थोड़ा डिफेंसिव साउंड कर रही थी। आफ्टर ऑल अनामिका को नहीं पता था कि अमृता और उसकी फैमिली के बीच में क्या रिश्ता है, इसलिए उसके झूठ को पकड़ने का कोई रास्ता नहीं था। वह इसी तरह अपनी बकवास जारी रख सकती है, तो अनामिका क्या कर लेगी? अनामिका को ये बात और भी हैरानी भरी लग रही थी और उसने पूछा, तुम जानती हो कि अमृता कौन है? क्या वह लड़का है या लड़की? ऑफ कोर्स एक आदमी है, एक बूढ़े जेंटलमैन। नैना ने कॉन्फिडेंटली कहा, मैं उनसे कई बार मिल चुकी हूँ और अमृता यह उनकी वाइफ का नाम था जिन्होंने अपनी पेंटिंग्स के पेन तौर पर दे दी ताकि वह अपनी वाइफ को ट्रिब्यूट दे सके, और वह काफी स्ट्रांग और वाले इंसान है, बिल्कुल आर्टिस्टिक वाइफ के साथ। ये सुनकर अनामिका ने हंसते हुए कहा, अमृता एक लड़की है और वह ज्यादा बुद्धि नहीं है, और उसके अलावा वह किसी को कभी डिस्काउंट नहीं देती, और यह जो तुम वाइफ और कहानी बना रही हो ना, ये सब झूठ है। तुम्हें कैसे पता? क्या तुम ये कहना चाहती हो कि तुम अमृता को पर्सनल नहीं जानती हो? नैना ने इंसिस्ट करते हुए कहा, अमृता का हमारी फैमिली के साथ बहुत ही पुराना रिश्ता है, हम उनसे बहुत बार मिल चुके हैं, और दूसरी तरफ तुम्हारी फैमिली को तो उनके आर्टवर्क के बारे में कुछ पता भी नहीं होगा, इसलिए तुम उनकी लैंडस्केप पेंटिंग को पहचान ही नहीं पाए। मिस अमृता कभी भी लैंडस्केप पेंट नहीं करती है। अनामिका ने सख्त एक्सप्रेशन के साथ कहा, तुम्हारा वाला फेक है। एक फेक? सब लोग हैरान हो गए और वही वीके कॉलेज के सारे लोग भरोसा नहीं कर पा रहे थे कि अनामिका कितनी कॉन्फिडेंट है उस पेंटिंग को फेक डिक्लेयर करते हुए, और वही नैना बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। वह कुछ बोलने ही वाली थी और अनामिका से इस बात का प्रूफ मांगने वाली थी, तभी उसने देखा कि नताशा बार बार उसे इशारा कर रही है। ओह यस, वह तो नताशा ओबरॉय है। नताशा, तुम्हारा इसके बारे में क्या सोचना है? न सिर्फ नैना नताशा का पॉइंट नहीं समझ गई बल्कि उसने सबके बीच में उसका नाम लेते हुए कहा, तुम पूरी दुनिया की पेंटिंग्स देख चुकी और तुम्हारी फैमिली बहुत ही बड़ी है, तो तुम मुझे बताओ कि अमृता एक आदमी है या औरत, और यह वह बूढ़े हैं या फिर यंग, और क्या वह लैंडस्केप पेंट करते हैं या नहीं? और वही नताशा जो नहीं जाना चाहती थी वह ना चाहते हुए भी खड़ी हुई।
उसकी नजर अनामिका के ऊपर गई। इतने सारे लोगों के सामने वह अपने आप को अनामिका को बहन बोलने पर मजबूर ही नहीं कर पा रही थी, लेकिन खुशकिस्मती से अनामिका ने भी इस सीरियसली नहीं लिया और अभी भी वह ऐसे ही खड़ी थी जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता हो। मिस अमृता एक लड़की है और उनकी उम्र ज्यादा नहीं है, अनामिका ने न चाहते हुए भी कहा और अनामिका की तरफ देखा। अगर वह यहाँ झूठ बोलेगी तो क्या अनामिका सबके सामने उसके चेहरे पर सबूत नहीं मारेगी? कुछ दिनों पहले ही अमरजीत जी और पूनम जी ओबरॉय परिवार से मिलने आए थे और उन्होंने पर्सनली कंफर्म किया था कि अनामिका है एक फेमस पेंटर अमृता और कैलीग्राफी अनामी है। अगर नताशा इस वक्त झूठ बोलने की कोशिश की तो सबके सामने उसकी ही बेइज्जती होगी। वह सबके सामने अपने आप को एम्बेरेस नहीं कर सकती थी, इसलिए अब जब नैना ने झूठ बोला है तो उसे सबके सामने इसके नतीजे भुगतने चाहिए। मिस अमृता एक लड़की है और जैसा कि स्ट्रेट स्टूडेंट ने कहा, तो वह नैना झूठ बोल रही थी। तो तुम लोग क्या कहना चाहते हो कि नैना सबके सामने सिर्फ एरोगेंट बनने का नाटक कर रही थी? क्या नैना और नताशा अच्छे फ्रेंड्स नहीं है तो नताशा ने पर्सनली उसे एम्बेरेस क्यों किया? आसपास के भीड़ में ये सब बातें होने लगी और नैना को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि नताशा ने इतने सारे लोगों के सामने उसकी बेइज्जती करवा दी। ऐसा तो कोई दोस्त नहीं करता है। नताशा, क्या तुम्हारी फैमिली ने 1 साल पहले 10 करोड़ रुपए नहीं खर्च किए थे मिस अमृता की पेंटिंग पर? अचानक से किसी ने याद करते हुए अचानक नताशा से पूछा तो नताशा ने खुश होकर सब्जेक्ट चेंज करते हुए कहा, हमारी फैमिली ने सचमुच मिस अमृता का पेंटिंग 10 करोड़ रुपए में पिछले साल खरीदी थी। तो उन्होंने 10 करोड़ की पेंटिंग ऐसे ही खरीद ली। सिंघानिया परिवार भी 10 करोड़ अफोर्ड कर सकता है तो तुम लोग भी, तभी तुम लोग इन लॉस बनने वाले हो। तुम लोगों के बीच में इतना अच्छा रहता है। लोगों ने फिर से उसकी तारीफ करके उसकी चापलूसी करना शुरू कर दिया। तो नताशा इस बार खुश होने की वजह बेचैन होने लगी। उसे डर था कि अनामिका क्या उसके इस अमीर लड़की वाले नाटक को सबके सामने एक्सपोज कर देगी, और उससे ज्यादा डर था कि वह उसके और देवांश रिश्ते के बारे में सबको बता देगी। तो उसने तुरंत कहा, ऑल राइट, कॉम्पिटिशन स्टार्ट होने वाला है, इस पर ध्यान देते हैं। नताशा, अब जब मिस अनामिका के काम को तुम्हारी फैमिली नहीं खरीदा था, तो क्या तुम हमें बता सकती हो कि क्या मिस अमृता सचमुच कोई डिस्काउंट नहीं देती है? किसी एक ने पूछा। तो फिर से नताशा ने अनामिका की तरफ को देखा और ना चाहते हुए भी मानते हुए कहा, जब उसने कहा कि कोई डिस्काउंट नहीं, मतलब कोई डिस्काउंट नहीं। सब लोग ये जानकारी हैरान हो गए कि स्टेट स्टूडेंट नैना से भी ज्यादा नॉलेज रखती है, बिल्कुल नताशा की लेवल की। और वहीं दूसरी तरफ नैना बहुत ही पाथेटिक लग रही थी और वहीं नैना को समझ नहीं आ रहा था कि नताशा ने उसकी मदद क्यों नहीं की। नताशा कोई भी एक अच्छा सा बहाना बना सकती थी उसको यहाँ पर बचाने के लिए, और वही भी के कॉलेज के सारे बच्चे अनामिका की तरफ काफी एडमिरेशन से देख रहे थे। स्ट्रेट स्टूडेंट सचमुच बहुत ही इम्प्रेसिव है। वह मुंबई कॉलेज के सारे लोगों को आसानी से एम्बेरेस कर सकती है ना। अनामिका, तुम अमेजिंग हो, तभी प्रिंसिपल सर ने पर्सनली उसे चुना है टीम लीड करने के लिए। वह पक्का बहुत बड़ी एबिलिटी और स्ट्रेंथ रखती है। टैलेंट कंपटीशन पलक झपकते ही शुरू हो गया। पहले राउंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ था और नताशा मुंबई कॉलेज की तरफ से शुरू करने वाली थी, इसलिए वह अपना वायलिन लेकर स्टेज पर गई। ऑडियंस में बैठी हुई अनामिका सबसे पहले तालियों से और लोगों की आवाजों से डिस्टर्ब हो गई, लेकिन जल्दी ही वायलिन की आवाज सुनकर वह चिढ़ने लगी। अब उसे पता चला कि नताशा की वायलिन की परफॉर्मेंस उसकी पियानो परफॉर्मेंस से और भी ज्यादा बुरी थी। थैंकफुली जल्दी ही स्टेज का परफॉर्म बदल गया और म्यूजिक थोड़ा बहुत अच्छा हो गया। अनामिका अपने फोन पर अपना काम कर रही थी और उसे वायलिन की धुन सुनकर उसने अपनी नजर उठे और ब्रेक में उस लड़की को देखा। लेकिन उसे हैरानी तब हुई जब उसे स्पॉटलाइट में अमायरा ओबरॉय वायलिन हाथ में लिए हुए खड़ी दिखाई दी। अमायरा ने अपना परफॉर्मेंस करना खत्म करने के बाद एक हाथ में मोबाइल इंडिया और सर झुकाकर सबको ग्रीट किया। उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि सब लोग बहुत अच्छे से तालियां बजा रहे थे। सचमुच वह मुंबई कॉलेज की एक और शाइनिंग स्टार थी और उसका कंपैरिजन अक्सर नताशा से किया जाता था। वह दोनों न सिर्फ स्पेशली खूबसूरत थी बल्कि एक्सट्रीमली टैलेंटेड भी। लेकिन अनामिका के लिए अमायरा की परफॉर्मेंस बस पास होने लायक थी। अनामिका ने अपना काम तब तक जारी रखा जब तक अमायरा ने अपने परफॉर्मेंस खत्म नहीं कर दिया और उसे जजेस की तरफ से काफी ज्यादा तारीफें भी मिल रही थी। ऑडियंस में काफी तेजी से तालियां बज रही थी जो खत्म होने का नाम ही नहीं रह रही थी। एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ मायरा ने माइक्रोफोन पकड़ा और अनाउंस किया, आज हमारे पास बहुत सारे कंटेस्टेंट्स हैं जो अलग अलग प्रेस्टिजियस कॉलेज से आए हैं और जिस कंपटीशन के साथ में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करने की राह देख रही हूँ वह भी यहाँ पर आए हैं। मैं कोई भी रिग्रेट नहीं रखना चाहती हूँ, स्पेशली जब वह खुद मुंबई कॉलेज आए हैं, तो मैं उसे इनवाइट करना चाहूंगी स्टेज पर और दिखाना चाहूंगी कि उसके पास कितनी यूनिक टैलेंट है। इतना कहकर उसने डायरेक्टली अनामिका को स्टेज पर बुलाया। सब लोग हैरान हो गए। हमारा मुंबई कॉलेज की सबसे बेहतर स्टूडेंट में जानी जाती थी और वह भी के कॉलेज के टॉप स्कॉलर को चैलेंज कर रही है। उसके कॉन्फिडेंट स्माइल में एक विनर का ऑरा था और अब अनामिका को स्पॉटलाइट में ढूंढना शुरू कर दिया था और एटमॉस्फेयर काफी अजीब सा हो गया। अमायरा की हिम्मत कैसे हुई हमारी बेस्ट स्टूडेंट को चैलेंज करने की? किसी ने भी के कॉलेज के बच्चे ने हैरानी से कहा। अगर अनामिका वायलिन बजा भी सकती है तो इस तरह हमायरा से बिना नोटिस के कंपटीशन करना मुश्किल होगा।
ये बिल्कुल रिस्पेक्टेबल नहीं है। वह क्लियरली अनामिका को डिफिकल्ट पोजीशन में डालना चाहती है ताकि वे के कॉलेज का नाम खराब हो जाए। वह डेफिनेटली गलत इरादों से ये सब कर रही है। ये बहुत ही ज्यादा हो रहा है। फाइनली स्पॉटलाइट ने अनामिका को ढूंढ लिया और सब लोगों की आंखें उसके ऊपर चली गई। वह छोटे वाली लड़की जो अनामिका के बगल में बैठी हुई थी, उसने कहा, मुझे जाने दो, भले ही मैं पियानो बजाती हूँ लेकिन मुझे वायलिन बजाना भी थोड़ा बात आता है। आफ्टर ऑल अनामिका जो कुछ नहीं जानती उसे वह तो उसका जाना बेहतर रहेगा। ये बात इस पॉइंट पर आकर डिसाइड होगी कि टॉप स्कॉलर चैलेंज एक्सेप्ट करेगी या नहीं। होस्ट मुंबई कॉलेज की स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट था। उसने पैशनेटली कहा, सब लोग तालियां बजाया उसे इंकरेज करने के लिए। तालियां धीमी पड़ती जा रही थी और सबकी नजरें अनामिका के ऊपर थी और वही वी के कॉलेज के सारे स्टूडेंट बेचैन हो रहे थे। ये लोग कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं और यहाँ तक कि होस्ट भी उसे कम से कम सब कुछ शांत करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन वह और लोगों को भड़का रहा है। अनामिका, इस कंपटीशन में भाग मत लेना, तुम पूरी तरह से मना कर दो। लेकिन अनामिका ने अपने काम खत्म करके कैजुअल कहा, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। और यह बात सुनकर सब लोग हैरान हो गए। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। अगर कहानी आप सबको पसंद आती है तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। ऑडियो नॉवल हिंदी में आप लोगों का स्वागत है। ऐसी हाई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल ऑडियो नॉवल हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड माई मिस्टीरियस वाइफ का किसी बाई स्टोरी का एक्स्ट्रा एपिसोड चीटू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लाइन डिस्क्रिप्शन में है। अब तक आपने पढ़ा कि अनामिका आते ही नताशा की एक दोस्त को झूठा साबित कर देती है और वही अमायरा सबके सामने स्टेज पर उसे वायलिन कंपटीशन के लिए चैलेंज कर देती है। अब आगे अनामिका ने अपना काम खत्म किया और कैजुअली खड़े होते हुए बोली, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। वह लड़की जो अनामिका के बगल में बैठी हुई थी, उसके बाद अनामिका ने उसके हाथ से वायलिन ले लिया और कहा, मैं बस इसे थोड़ी देर के लिए बोरो कर रही हूँ। नहीं, उस लड़की ने नर्वस होते हुए कहा, यह बहुत ही सस्ता वायलिन है और इसे अमायरा के वायलिन जैसे अच्छी आवाज नहीं निकलेगी। ओबरॉय परिवार की पैसों से कौन मुकाबला कर सकता है। वह लोग हर एक चीज बेस्ट ला कर देते होंगे अपनी बेटियों को। यह कोई बड़ी बात नहीं है, अनामिका ने कहा और वायलिन पढ़कर स्टेज पर चली गई और वही भीड़ में बहुत ज्यादा बातें होने लगी। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि स्ट्रेट स्कॉलर इतनी हिम्मत करके तुरंत चैलेंज एक्सेप्ट कर लेगी। अब कंपटीशन शुरू होने वाला था और लोगों में बातें होने लगी थी। ऑडियंस की तरफ से लगातार तालियां के बजने की आवाज से आ रही थी और वही अमायरा ने उम्मीद नहीं की थी कि अनामिका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेगी। अब वह और भी कॉन्फिडेंट हो गई थी। अच्छी बात नहीं है कि वह इतने बड़े ऑप्शन पर वह हिम्मत दिखा रही है। अब उसकी फैमिली के लिए बहुत बड़ी इमिग्रेशन होगी और वीके कॉलेज के लोग भी स्ट्रेट ए स्टूडेंट के ऊपर हंसेंगे। जब होस्ट ने अनामिका को इंट्रोड्यूस करवाया तो उसने अपनी परफॉर्मेंस शुरू की। नताशा जो ऑडियंस में बैठी हुई थी, वह अनामिका के फेमस पियानो मास्टर होने के बाद जानती थी, मगर अमायरा नहीं जानती थी। वही नताशा ने सोचा कि भले ही अनामिका पियानो में प्रोफेशनल हो मगर वायलिन में भी उतना ही टैलेंटेड हो, यह जरूरी नहीं है। एक कॉलेज स्टूडेंट से अगर वर्ल्ड फेमस मास्टर धुन वायलिन कंपटीशन में हार जाए तो क्या यह असली बेइज्जती नहीं होगी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन हारेगा कौन जीतेगा। चाहे अनामिका हारे है या अमायरा, यह उसके लिए अच्छी ही होगी। अनामिका ने ब्यूटीफुली स्टेज पर जाकर वायलिन को अपने कंधे पर रखा और प्लॉट लाइट के अंदर वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके हाथ बिल्कुल स्टेडी थे और उसे लेफ्ट हैंड जिसे उसने बोरिंग की हुई थी वह भी बिल्कुल शांत थे। उसमें धीरे से वायलिन बजाना शुरू किया और जो धुन बाहर आई वह बहुत ही खूबसूरत थी और उसकी टोन बिल्कुल इनक्रेडिबल। उसका म्यूजिक क्लीन और ब्यूटीफुल था, जिससे वह स्टेज पर खड़े होते हुए उसने एक आर्टिस्टिक टेम्परेचर अपने आसपास क्रिएट कर लिया था। सब लोग हैरान हो गए। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि एक स्ट्रेट ए स्कॉलर स्टूडेंट इतना अच्छा वायलिन भी बजा लेती होगी और उसके अलावा वह लोग सबसे ज्यादा उसके इनक्रेडिबल कंपोजर से हैरान थे। स्टेज पर खड़े होते हुए भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कितने लोग उसके सामने हैं और न ही वह बिल्कुल नर्वस हो रही थी। उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल प्योर और नोबल थी। उसकी वह पैरेलल टोन बिल्कुल पावरफुल इंस्पिरेशन थी। एपिक क्वालिटी की उसकी म्यूजिक में जिंदगी भर की खुशी, गम, इमोशन सब कुछ महसूस हो रहे थे। स्टनिंग शब्द भी उसके परफॉर्मेंस को डिस्क्राइब करने के लिए काफी नहीं था। और वही अमायरा जो साइड में खड़ी थी वह अपनी जगह पर जम गई और वह कंप्लीटली थोड़ी देर पहले म्यूजिक वर्ल्ड में खो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया स्टेज पर खड़ी इस लड़की के आसपास घूम रही हो। उसका म्यूजिक सभी लोगों को अपनी जिंदगी की अच्छी बुरी यादों को याद करवा रहा था। जब म्यूजिक खत्म हुआ था सब लोग उस खूबसूरत धुन में खो गए थे। वह काफी वक्त लगा उन सबको होश में आकर तालियां बजाने में। तालियां काफी देर तक बजती रही और अनामिका ने काफी की ब्यूटीफुल और एलिगेंट तरीके से अपना सर झुकाकर सबको ग्रिट किया और वही वायरलेस और म्यूजिक प्रोफेसर मुंबई कॉलेज के खुश होकर ताली बजाते हुए तारीफ करते हुए बोले, तुम्हारी बोलिंग स्किल्स और परफॉर्मेंस टेक्निक हमारे जनरेशन के किसी भी मास्टर से काम नहीं है। उनकी इस तारीफ की वजह से फिर से तालियां बजने लगी। तो एक और जज ने माइक्रोफोन उठाते हुए इमोशनली पूछा, मैं पूछना चाहूंगा ये पीस कौन सा है। ये कितना खूबसूरत और कानों को अच्छा लगने वाला था। एक बार सुनने से ही वह लोग जिंदगी भर उसे याद रख सकते थे।
यह एक इम्प्रोविजन है, अनामिका ने सच सच जवाब दिया तो सारी ऑडियंस फिर से शॉक हो गई, यहाँ तक कि जज को भी लगा कि उन्होंने कुछ गलत सुन लिया है। यह म्यूजिक खूबसूरत म्यूजिक पिस खुद अनामिका ने इम्प्रूव किया है। तुम्हारी धुन इतनी पैशनेट थी कि उसकी पावरफुल रिदम में हम सब खो गए थे। तुमने सब लोग को इस धुन में गुम कर दिया था। मैं यह नहीं कह सकता कि मैं तुम्हारे से बेहतर आज तक इन्फॉर्मेशन किसी का नहीं सुना है। इतनी बड़ी तारीफ ऑडियंस ने फिर से ताली बजाना शुरू कर दी। जिमी, ड्रैगन और परी ये तीन लेजेंड्स थे इंटरनेशनल ही वायलिन वर्ल्ड में, जिन्हें इस वक्त 21st सेंचुरी में पियानो वर्ल्ड का भगवान माना जाता था। जिम एक मिस्टीरियस इंसान था जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। उसने आज तक सिर्फ 6 पीस कंपोज किए थे, जिसका म्यूजिक इतना खूबसूरत था कि वह पूरी दुनिया में फेमस था। बहुत सारे वर्ल्ड लिस्ट आसानी से बोलिंग पीस से फेमस हो जाते हैं, मगर वह जिम के फेमस म्यूजिक पीस से कभी भी आगे नहीं निकाल पाए और कोई भी उसके पीस को जल्दी परफॉर्म करने की हिम्मत नहीं करता है। जिम ने जो जिंदगी नाम का एक धुन बनाई थी, आज तक उसे कोई भी नहीं हरा पाया है। भले ही उस इंसान ने अपना चेहरा नहीं दिखाया है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस और उसका वह जिंदगी नाम का धुन काफी फेमस हो गया था। और अब म्यूजिक प्रोफेसर एक्चुअली अनामिका को जिमी से कंपेयर कर रहे हैं। और वही अमायरा जो साइड में खड़ी थी, उसने फ्रस्ट्रेशन में अपनी मुठियां कसकर बंद कर ली। और एक और फेमस म्यूजिशियन ने माइक्रोफोन उठाया और तारीफ करते हुए कहा, जिमी ने पीस को कंपोज किया है। एक जो सिंपल स्किल किया तो होते हैं, मगर वह लोग बहुत ही ज्यादा रिच और एवर चेंजिंग इमोशन होते हैं, जिसमें बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के म्यूजिकल और पिच तकनीक की जरूरत होती है और एक्सपीरियंस के भी। और फिर उन्होंने अनामिका की तरफ देखते हुए वोम स्माइल के साथ कहा, कुछ वायलिनिस्ट तो सालों की प्रैक्टिस के बाद भी उनकी एक भी पीस को पब्लिक में परफॉर्म करने की हिम्मत नहीं कर पाए, क्योंकि वह मास्टर के स्टैंडर्ड के आधे तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन आज तुम्हारा इस परफॉर्मेंस ने मुझे उम्मीद दे दिया। मुझे भरोसा है कि तुम्हारी इसे कंजर्वेशन की वजह से तुम अगली लीजेंड बन सकती हो। मेरे मन में तुम्हारे लिए काफी बड़ी उम्मीद है, आगे बढ़ते रहो। अनामिका एक सिंसियर स्माइल दी और उनके कमेंट के लिए उन्हें थैंक यू कहा। और ठीक उसी वक्त वायलिन संगठन के डायरेक्टर ने माइक्रोफोन उठा और काइंडली कहा, मैं ये कहने की हिम्मत आज दिखा रहा हूँ कि इस कंट्री में ऐसा कोई बैलेस नहीं होगा जो तुम्हारे जैसे फ्री स्टाइल को परफॉर्म करने की हिम्मत दिखा सके। तुमने हमें एक लग्जरियस म्यूजिक का आज अनुभव करवाया है। ये पहली बार है जब मैं किसी को इस तरह के म्यूजिक को बजाते हुए सुना है। मैं बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हूँ इससे और मुझे काफी उम्मीद है तुमसे। मुझे उम्मीद है कि तुम इंटरनेशनल वायलिन कंपटीशन में अगली बार भाग लगी और साइन करोगे और दुनिया को अपनी काबिलियत दिखाओगी। ये सुनकर फिर से ऑडियंस में तालियां बजने लगी और वह काफी पैशनेट थी। किसने सोचा था कि अनामिका को इन सारे बड़े बड़े जजों से इतनी बड़ी बड़ी तारीफें हासिल होगी। थैंक यू, इतना खूबसूरत सॉन्ग सब कुछ सुनाने के लिए। मैं कह सकता हूँ कि आज मेरे यहाँ आने की ट्रिप कामयाब हो गई। क्या तुम मेरी स्टूडेंट बनना चाहोगी? आखिर जज ने काफी खुश होकर कहा। तो सब लोग हैरान हो गए, क्योंकि यह बात कहने वाले मुंबई वायलिन संगठन के प्रेसिडेंट थे। अपनी जवानी के दिनों में उन्होंने एक बहुत ही बड़ी और फेमस इंसान की 2 महीने तक स्टूडेंट के तौर पर काम किया था। भले इनकी बैलेंस काफी ज्यादा इंप्रूव हो गई थी 2 महीने के बाद और वह इंटरनेशनल पियानो वर्ल्ड में सैनिक स्टार बन गए थे। उनके उस बड़े मास्टर के कनेक्शन के साथ ही पियानो वर्ल्ड में उसका स्टेटस इतना बढ़ गया कि कई सारे प्रेस्टिजियस फैमिली के बच्चे उनके स्टूडेंट बनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कभी कोई स्टूडेंट नहीं बनाया। बस एक ही इंसान को वायलिन सिखाया और वह थी अमायरा। भले ही अमायरा उनकी इकलौती स्टूडेंट थी और अमायरा को इस बात का बहुत ही प्राइड भी था, लेकिन अब इतने सारे लोगों के सामने उसकी टीचर ने खुद अनामिका को इनवाइट किया है, यह उसके लिए बर्दाश्त के बाहर था। अमायरा इतनी गुस्से में थी कि एक भी शब्द बोल नहीं पाए, लेकिन इतनी बड़ी रिक्वेस्ट पर भी अनामिका ने मना कर दिया और ग्रेटिट्यूड भी नहीं दिखाया और मुस्कुरा कर बोली, थैंक यू आपकी किडनेस के लिए प्रोफेसर, मगर इस मूवमेंट पर मैं बस मेडिसिन पढ़ना चाहती हूँ, लोगों की जान बचाने के लिए। आई एम सॉरी, मैं आपको डिसअपॉइंट कर रही हूँ। ये सुनकर सब लोग शॉक हो गए। क्या ये पागल हो गई है? उस प्रोफेसर का स्टूडेंट बनने का मतलब है कि सक्सेस का शॉर्टकट मिलना। उनकी गाइडेंस और अनामिका का टैलेंट की वजह से वह वायलिन की दुनिया में तुरंत ही एक तारा बन सकती थी। फेम, पैसा, सपने, सब कुछ उसके सामने होगा, उसे बस हाँ कहने की देर है। मगर उसने मना कर दिया और वही अमायरा के प्रोफेसर भी हैरान हो गए। बहुत सारे लोग हैं जो उन्हें हर वक्त परेशान करते रहते हैं अपना स्टूडेंट बनाने लेने के लिए, मगर कोई भी उनका स्टूडेंट बनने का लायक नहीं होता है, मगर इस लड़की ने मना कर दिया। तुम वायलिन स्किल्स को सिखाते हुए भी अपनी मेडिसिन स्टडीज को आगे बढ़ा सकती हो। ये बहुत सारे तरीके हैं, तुम्हारा टैलेंट के हिसाब से तुम वायलिन वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा नाम कमाओगी, प्रोफेसर ने फिर से सजेशन दिया, जिससे सब लोग हैरान के हो गए। वह एक्चुअली अनामिका से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वह इतने बड़े सुपरस्टार होकर एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से, ऑर्डिनरी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। न सिर्फ ऑडियंस बल्कि वी के कॉलेज की एक स्टूडेंट भी शॉक थे, न कि मुंबई कॉलेज और हेलगुन कॉलेज बल्कि वी कॉलेज की स्टूडेंट से। उनकी इंसिस्टेंस की वजह से सब लोग शॉक हो गए। स्पेशली अमायरा को भरोसा नहीं हो रहा था कि अनामिका के टैलेंट की वजह से उनकी टीचर इतनी आगे तक जा सकते हैं। आफ्टर ऑल उसके पेरेंट्स ने सब कुछ कोशिश की और बहुत सारे अब्रॉड्स में कनेक्शन लगाए, तो भी वह उसे उनका सच्चा स्टूडेंट नहीं बना पाए थे।
यूजुअली वह उसे कुछ गाइडेंस दे देते थे, लेकिन पूरी तरीके से अपने सीक्रेट्स उसके साथ शेयर नहीं करते थे। लेकिन अनामिका ने सचमुच उनकी नज़रों में एक स्टूडेंट वाली जगह बना लिया। थैंक यू प्रोफेसर, मगर मुझे भरोसा है कि कोई भी दो दुनिया में अपनी दो अलग अलग पहचान नहीं बन सकता। अनामिका ने यह बात कही, लेकिन उसे अपनी ही बात पर हंसी आ रही थी। उसने अलग अलग कई दुनिया में अपनी नई नई पहचानें बना रखी थी, लेकिन उसने मना इसलिए किया है क्योंकि उसके पास बहुत सारी चीज थी मैनेज करने के लिए, और वह अपने दादाजी का दिल नहीं तोड़ सकती थी। अगर उसके दादाजी को पता चला कि वह किसी और की स्टूडेंट बन गई है तो वह उसे आदमी को भी मारेंगे और उसे भी एक अच्छा सा लेक्चर देंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल उन्होंने कई सालों पहले उसे अपनी लेगेसी को अपनाने के लिए कहा था, मगर उसने मना कर दिया। और अगर वह इस वक्त उनकी इस प्रोफेसर की स्टूडेंट बन गई तो वह ऑलरेडी इमेजिन कर सकती थी उसके गुरविंदर दादाजी का एक्सप्लोसिव रिएक्शन क्या होगा। मैं अपनी सारी एनर्जी मेडिसिन को डेडिकेट करना चाहती हूँ। आई एम सॉरी, मैंने आपको डिसअपॉइंट किया। अनामिका ने फिर से पॉलिटिकली उन्हें मना कर दिया। ना सिर्फ वह प्रोफेसर बल्कि बाकी सब लोग भी और ज्यादा शॉक हो गए। क्या अनामिका ने फिर मना कर दिया? अनबिलीवेबल। अमायरा को भरोसा हो गया था कि न सिर्फ अनामिका पागल है बल्कि वह सीरियसली बीमार भी है। लेकिन इतने प्रोमासिक स्टूडेंट को अभी भी वह प्रोफेसर छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अगर कभी भी तुम्हारा मन बदले तो किसी भी वक्त मुझे कॉल कर लेना, मैं बाद में तुम्हें व्हाट्सएप पर कर लूंगा। ये सुनकर सब लोग एक बार शॉक हो गए और अमायरा को जलन होने लगी। अनामिका इतनी स्पेशल क्यों है? भले ही उसके वायलिन परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी थी, लेकिन उसके टीचर अनामिका को इतना क्यों सर पर चढ़ा रहे हैं? क्या यह उसकी खूबसूरती की वजह से है? इतना सोचकर वह अनामिका की तरफ मोड़ी, तो उसे एहसास हो गया कि अनामिका सचमुच इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि कोई भी अगर उसमें एक नजर देख ले नहीं तो अपने आप को सम्मोहित होने से रोक नहीं सकता था। डैम इट, ये छोटी चुड़ैल अंदर से कितनी ज्यादा खतरनाक है, मगर फिर भी बाहर वालों के सामने वह एक कैजुअल लुक बनाए हुए हैं। तभी नताशा को इससे सबसे ज्यादा नफरत होती है। इस मोमेंट पर अमायरा भी अनामिका को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसे लग रहा था कि अनामिका सब नाटक कर रही है और उसने मनन ही मन कसम खा ली कि वह इस लड़की को किसी न किसी एक दिन हरा कर ही रहेगी। और वही अनामिका जब ऑडियंस में वापस आ गई, वी के कॉलेज के सारे स्टूडेंट बिल्कुल उसे एक लेजेंड की तरह मान रहे थे। अनामिका, तुम कितनी अमेजिंग हो, तुम इतनी खूबसूरती से वायलिन कितनी कैसे बजा सकती हो, और तुम ये सब कितने सालों से सीख रही हो। आज न सिर्फ तुमने वीक के कॉलेज को एडमिरेशन दिलाई है बल्कि तुम खुद भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, इतनी वंडरफुल। अनामिका, मैं तुम्हें कितना एडमिरे करती हूँ, आज से मैं तुम्हें अपनी आइडल डिक्लेयर करती हूँ। जैसे ही अनामिका ने मुंबई कॉलेज में कदम रखा था, वह वी के कॉलेज को एक के बाद एक इज्जत दिलाई जा रही थी, और जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जा रहा था। मुझे तो लगता है कि मुझे घर वापस जाकर अपने वायलिन को तोड़ देना चाहिए। मैंने इतने साल से प्रैक्टिस किया है और मैं अनामिका की तरफ फ्रिक्शन भी नहीं इस्तेमाल कर सकती, उनमें से एक ने कहा। आई होप कि अनामिका एक गलत नोट बजा दे, ये प्रूव करने के लिए कि वह इंसान है। वह एक फ्रेशर म्यूजिक लेवल में प्रोफेसर के लेवल तक पहुंच गई थी, जिसकी वजह से काफी प्राउड इम्पैक्ट पड़ा था। न सिर्फ वह अपनी हर वर्ष को सबके सामने साबित कर रही थी, लेकिन उसकी वजह से लाइफ और भी खूबसूरत होती जा रही थी। मुझे हमेशा लगता था कि मेरा वायलिन अच्छा नहीं है, बहुत ही सस्ता है और इसीलिए सबकी तरह इससे अच्छा म्यूजिक नहीं निकलता है। उस लड़की जिसका वायलिन था उसने कन्फेस करते हुए कहा, लेकिन आज मुझे एहसास हो गया है कि यह वायलिन बहुत ही अच्छा है और अच्छे म्यूजिक ना निकलने की मैं वायलिन की गलती नहीं है बल्कि मेरी है। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक एक जरूर कीजिए। अब तक आपने पढ़ा कि अमायरा के चैलेंज करने पर अनामिका उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है और स्टेज पर जाकर सबके सामने एक ऐसा परफॉर्मेंस देती है जिसकी वजह से सब लोग हैरान हो जाते हैं और अमायरा हार जाती है। अब आगे, अनामिका को किसी ने भी तुम्हारे बारे में बुराई करने की कोशिश की तो मैं सबसे पहले उन्हें मारूंगा। तुम कितनी डाउन टू अर्थ और टैलेंटेड हो, मैं अब बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई तुम्हारे बारे में गलत बात बोले। अनामिका, ना सिर्फ तुम एकेडमिकली एक्सीलेंट हो बल्कि तुम म्यूजिक में भी गिफ्टेड हो, और तुम कितनी ब्यूटीफुल और काइट हुई है तो कुछ ज्यादा ही हो गया। सब लोग अनामिका के आसपास बात कर रहे थे, जब तक उसने उन्हें फोकस करने के लिए और अपने अपने कंपटीशन के लिए तैयारी करने का याद नहीं दिलाया, और फिर फाइनली वह लोग चुप हो गए। और जहां तक बात रहेगी नताशा की, उसे शब्द ही नहीं मिल रहे थे डिस्क्राइब करने के लिए कि वह इस वक्त कैसा फील कर रही थी। उसे लगा कि अगर अमायरा हार गई तो उसे अच्छा फील होगा, लेकिन इस मूवमेंट पर उसके अंदर एक अजीब सी जलन और गुस्सा भरा हुआ था। ऐसा कैसे हो सकता है? अनामिका इतनी इनक्रेडिबल कैसे हो सकती है? उसके परफॉर्मेंस को उसे फेमस प्रोफेसर ने इतना सराहा और बार बार उसे अपने स्टूडेंट बनने के लिए रिक्वेस्ट की। वह इतने बड़े म्यूजिक वर्ल्ड में प्रोफेशन थे और वाइनल संगठन के प्रेसिडेंट। वह जानती थी कि अनामिका बहुत बड़ी पियानिस्ट है, मगर उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वह वायलिन में भी बेहतर होगी। उसने और मार्था ने यहाँ तक सोचा था कि अनामिका कुछ गलतियां करेगी तो वह लोग स्पॉटलाइट अनामिका पर से हटकर नताशा के ऊपर ले आएंगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे अनामिका हर एक चीज में अच्छी है और उसमें कोई गलती निकाल नहीं सकता है।
नताशा ने गुस्से में अपनी मुट्ठी कस ली, उसके नाखून उसके हाथ में गड़ रहे थे। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था उस इंसान पर जिसने अनामिका को कितने सारे टैलेंट सिखाए हैं। मेहता परिवार में तो उसे बिल्कुल प्यार नहीं किया जा सकता था, उसे तो एक गरीबी में और बेवकूफ लड़की होना चाहिए था। लेकिन अब वह एक अनरीचेबल गॉडेस बन गई है, जिसकी वजह से उसे एक अजीब सा फ्रस्ट्रेशन महसूस हो रहा था। उसकी इतनी सारी कनेक्शंस क्यों है? वह इतना सब कुछ इतने कम सा टाइम में कैसे सीख पाए? और वही अमायरा भी बहुत ज्यादा गुस्से में थी। उस दिन अनामिका ने लोकल कंट्री क्लब में सीन क्रिएट कर दिया। एक वेटर के लिए वह उनसे लड़ गई, जिसकी वजह से अमायरा और उसके दोस्तों को पब्लिक एम्बारासमेंट का सामना करना पड़ा। और वह इंसिडेंट अभी भी अमायरा का दिमाग में बिल्कुल ताज़ा था। और एक वक्त ऐसा भी आया जब उसकी दादी माँ उठी और दोनों परिवार उनसे मिलने के लिए अस्पताल गए। उसने अनामिका के साथ टीम बनाने की कोशिश की ताकि वह लोग एक साथ मिलकर नताशा को ओब्रोया परिवार से निकल सके, मगर अनामिका ने उसका ही मजाक उड़ाया और उसे नीचा दिखाया। अनामिका ने कहा था, क्या नताशा तुम्हारा खाना खा रही है, तुम्हारा पानी पी रही है, या तुम्हारे पैसे खर्च कर रही है? अगर वह फैमिली में रहती है तो इससे तुम्हारी क्या फर्क पड़ता है? अगर तुमने ऐसे ही काम किया तो तुम सबसे पहले ओबरॉय परिवार से निकाल ली जाओगी। अमायरा अनामिका के साथ नेगोशिएट करना चाहती थी, ये कहते हुए कि नताशा ओबरॉय परिवार का खून नहीं है और अनामिका और वह परिवार की असली बेटियां हैं, मगर अनामिका ने उसे एक वार्निंग लुक दिया और उसके लेवल तक नीचे गिरने से इनकार कर दिया। इसकी वजह से उसकी मां स्मृति ओब्रायन ने उसे घर पहुंचकर बहुत अच्छे से डांटा था। उसकी मां ने यह भी कहा था कि वह अनामिका के खिलाफ कभी कोई चाल ना चले और उसे बेवकूफ भी कहा था और वह अनामिका से हर मामले में कम है। अब अमायरा को एक रास्ता मिला था फिर से अपनी स्टैंडिंग को रीगेन करने का, और वही आधे घंटा बाद अनामिका अपनी क्लासमेट्स के ग्रुप के परफॉर्मेंस का खत्म होने का इंतजार कर रही थी स्टेज पर, और उसके बाद वह अपनी टीम को यहां से लेकर जाने वाली थी। उसे और दूसरे ऑडिटोरियम में जाना था, जसमीत और माया के प्रोफेशनल कंपटीशन को चेक करने के लिए, और जैसे ही वह बैक स्टेज से गुजरने लगी अमायरा ने उसे रास्ते में रोक लिया। अनामिका, चलो एक चेस का गेम खेलते हैं। उसकी आवाज थोड़ी तेज थी और जिसकी वजह से कई सारे लोगों का अटेंशन उनके ऊपर चला गया। क्या अमायरा हारने की वजह से गुस्सा है और अनामिका के साथ एक और कंपटीशन करना चाहती है? जल्दी ही लोगों ने व्हाट्सएप पर मैसेज भेजना शुरू कर दिए और सेक्रेटली बाकी सब लोगों को ये सब इवेंट देखने के लिए बुलाने लगे। मेरे पास तुम्हारे पास गेम खेलने का वक्त नहीं है। अनामिका की टोन काफी डिसमिसिव थी, वह अपनी टीम को यहाँ से लेकर जाना चाहती थी, लेकिन अमायरा ने फिर उसका रास्ता रोक लिया। सिर्फ 5 मिनट, 5 मिनट ही काफी होंगे विनर का फैसला करने के लिए। उन्हें गेम फिनिश करने की जरूरत नहीं थी, इन 5 मिनट के अंदर जो भी लीड कर रहा होगा वही विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अनामिका बहुत अच्छे से जानती थी कि अमायरा अभी भी उनके पिछले जो बातें हुई है उससे बाहर नहीं आई है। उसे बदला लेना चाहती थी, वह उसे चेस के गेम में चैलेंज इसलिए कर रही है क्योंकि उसके वायलेंस की स्किल से चेस की स्किल पक्का अच्छी होगी। तुमने ये भी नहीं पूछा कि अनामिका इसमें अच्छी है या नहीं, बस तुमने ये चीज का चैलेंज सामने रख दिया। तुम बस अनामिका को उस चीज में हराना चाहती हो जिसमें तुम अच्छी हो, है ना? क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं होती है? फाइन, खेलने कोई जरूरत नहीं है, अनामिका ने तुम्हें ऐसे ही दे दिया। तुम उससे चैलेंज के लिए तैयार हुई थी और तुम्हें हार एक्सेप्ट करनी होगी, यह एक बेसिक प्रिंसिपल है। क्या तुम्हें इतना भी समझ में नहीं आता? वह अब मुझे समझ में आया था, इसलिए क्योंकि तुम्हारे टीचर अनामिका को उनका आखिरी स्टूडेंट बनाना चाहते थे, इसलिए तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है। अनामिका, इसे हरा दो और उसे दिखा दो कि यहाँ पर हमेशा इससे कोई ना कोई बेहतर है। चलो। अनामिका अभी भी उसके साथ खेलने नहीं चाहती थी, मगर अमायरा ने फिर से उसका रास्ता रोकते हुए कहा, बस 1 मिनट, एक ही मिनट में मिनट डिसाइड हो जाएगा। इस पॉइंट पर चीज आ गई थी तो अनामिका ने एक आईब्रो उठाई। सचमुच हुई ये लड़की कम्पीट करना चाहती है? और वही के कॉलेज के लोग अपने आप को रोक नहीं पाया और वह लोग बोले, क्या तुम यंग एज से पैम्पर नहीं हुई हो, कभी नहीं हारी, इसलिए तुम्हें आज हार बर्दाश्त नहीं हो रही है? अनामिका ने ऑलरेडी कहा है कि उसके पास वक्त नहीं है, मगर फिर भी तुम एक जिद्दी की तरह यहाँ पर उसका रास्ता रोककर खड़ी हो। क्या तुमने ये कहते हुए नहीं सुना कि हार कुत्ते का दिन आता है? क्या कहा तुमने? जिद्दी? अमायरा ओबरॉय परिवार की बेटी है, अगर तुमने कहा कि वह जिद्दी है तो तुम्हारे लिए उसे बहुत ज्यादा बहुत बुरा होगा। एग्जैक्टली, अमायरा तुम्हारा साथ कंप्लीट करना चाहती है क्योंकि वह तुम्हारी रिस्पेक्ट करती है। एक टॉप स्कोरर को हर चीज में कि परफेक्ट होना चाहिए, राइट? अगर 1 मिनट गेम की बात है तो तुम यहाँ पर उसे ज्यादा टाइम वेस्ट कर चुके हो। एग्जैक्टली अनामिका, मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ, अगर तुम चीज में अच्छी नहीं हो तो तुम दूसरे टैलेंट को भी चुन सकती हो। अमायरा ने बहुत ही कॉन्फिडेंट कहा, मैं पियानो बजा सकती हूँ, चेस खेल सकती हूँ और पेंटिंग और कैलीग्राफी भी कर सकती हूँ। अमायरा एक अमीर परिवार की बेटी थी, इसलिए बचपन से ही उसे अलग अलग टैलेंट्स को सीखने और दिखाने का मौका मिला था, और आसपास के उसके कई लोग उसे सेक्रेटली एडमायर कर रहे थे। अगर वह लोग कर पाते तो उनके पास भी ऐसा इंप्रेसिव बैकग्राउंड होता है और टैलेंट होता जिससे लोगों को जलन होती। फाइन, ठीक है, अनामिका ने जाना चाहते हुए भी हाँ कर दी। 1 मिनट सिर्फ।
अमायरा सेक्रेटली खुश हो गई। उसने एक चेज सेट वहां से लिया और दयालु होने का नाटक करते हुए अनामिका को पहले मूव चलने दिया। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें 3 मूव का एडवांटेज देती हूँ। क्या? अमायरा अनामिका के ऐसे ऑफर से हैरान हो गई और उसने मुस्कुराकर कहा, ये फिर नहीं होगा, कंपटीशन तो फनेस में होता है। मैं तुम्हें अपनी बहन कह रही हूँ क्योंकि मुंबई में एल्डर की रिस्पेक्ट की जाती है, इसलिए प्लीज पहले मूव करो। अनामिका उसके साथ झगड़ा करने पर बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने अपना पहला मूव चला। अमायरा को लोगों की अनामिका स्पीचलेस हो गई है, इसलिए उसने हार मान ली। लेकिन उसकी स्माइल ज्यादा देर तक नहीं टिकी। जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस करता जा रहा था उसका चेहरा पीला पड़ता जा रहा था। यह एक सिंपल गेम होने वाला था, मगर अनामिका के मेन्यू पर आसानी से अमायरा को डिसएडवांटेज में डाल दिया था। उसके पीस बहुत जल्दी जल्दी अनामिका कैप्चर करती जा रही थी। 1 मिनट के अंदर ही नतीजा सबके सामने था और वहां पर बहुत सारे लोग जो अभी अभी आए थे उन्होंने यही देखा कि गेम खत्म हो गया है और अनामिका जीत गई है। अनामिका ने अपना इंडिफरेंट एटीट्यूड बरकरार रखा, जैसे जितना और हारने उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं हो। मगर अमायरा वही के बोर्ड के सामने अभी भी हैरान बैठी हुई थी। उसे भरोसा था कि वह 1 मिनट के अंदर सबसे ज्यादा लीड रखेगी, लेकिन अब बोर्ड के स्टेट को देखकर उसे बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी और उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? अनामिका की चेस स्किल इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? क्या वह वायलिन में अच्छी है? ये बात काफी नहीं थी, उसने उसे चेस में भी कैसे हरा दिया? अनामिका खड़ी हुई तो किसी ने जोर से कहा, वह प्रोफेसर यहाँ आ रहे हैं। प्रोफेसर महेंद्र भीड़ के बीच में से बाहर निकाल कर आए। कोई नहीं जानता था कि वह कब से खड़े होकर यह सब देख रहे हैं। उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी और वह अनामिका के लिए डायरेक्टली ताली बजा रहे थे। वंडरफुल, अब्सोल्युटली वंडरफुल, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि तुम चेज में भी इतनी ही स्किल हो, तुमने किससे सीखा है? अमायरा से वायलिन और चेस दोनों में जीत जाना काफी इम्प्रेसिव बात थी। अमायरा वायलिन के साथ साथ चेस में भी इक्वली टैलेंटेड थी। मगर अपने मेटोर के बारे में बताने के बजाय अनामिका ने पूछा, आप यहाँ कैसे आए प्रोफेसर महेंद्र? वह यहाँ कंपटीशन को जज करने के बाद जाए तो वह बैक स्टेज पर क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हें व्हाट्सएप पर ऐड करना चाहता था, प्रोफेसर महेंद्र ने एक जेंटलमैन वाली स्माइल के साथ कहा। उन्होंने यह बात अनामिका के बारे में परफॉर्मेंस के बाद भी कही थी कि अगर वह कभी भी अपना मन बदलती है तो वह वायलिन संगठन में उनके हाथ से मिल सकती है और वह इसके लिए उसे व्हाट्सएप पर ऐड करना चाहते थे। सब लोगों को लगा कि वह ऐसे ही बात कर रहे हैं, लेकिन वह सच में सीरियस है। जैसे ही अनामिका ऑडियंस एरिया से बाहर निकली वह से फॉलो करने लगे। सब लोग उनके एक्शन से हैरान हो गए। ये क्लियर सी बात थी कि उन्हें अनामिका काफी पसंद थी और उनके परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा सेटिस्फाई हुए थे और वह उसे किसी भी कीमत पर अपना स्टूडेंट बनाना चाहते थे। इतने सारे लोगों के सामने अनामिका उन्हें एम्बेरेस नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने अपना फोन निकाला और अपना क्यूआर कोड ओपन किया और उन्हें दे दिया। उसके कॉन्टैक्ट कार्ड को स्कैन करने के बाद प्रोफेसर महेंद्र ने उसे ऐड कर लिया और उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद अनामिका ने कमेंट किया, मुझे एक और टीम को कंपटीशन में लेकर जाना है, मैं आपको यहाँ कंपनी देने के लिए नहीं रख पाऊंगी प्रोफेसर। वेरी वेल, प्रोफेसर महेंद्र ने कहा, किसी भी वक्त अगर तुम्हें मेरा ऑफर रीजनेबल लगे तो तुम मुझे कांटेक्ट कर सकती हो। इतना कहकर वह मायरा के पास से होकर गुजरे, मगर उन्होंने उसे एक नजर देखा भी नहीं। उन्होंने सोचा कि अगर वह उसे इग्नोर करेंगे तो अमायरा की ईगो पर जो चोट लगी है वह ज्यादा गहरी नहीं होगी। मगर उनके अच्छे इंटेंशन को अमायरा ने गलत समझ लिया और उसे काफी जलन और डिससेटिस्फैक्शन महसूस हुआ। उसे ऐसा फील हो रहा था कि प्रोफेसर महेंद्र उसे इग्नोर कर रहे हैं और लगातार अनामिका को फीवर शो कर रहे हैं और उसे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे वह इनविजिबल हो। और अब सब लोग अनामिका के आसपास इकट्ठा होने लगे। अनामिका, तुम अमेजिंग हो, वायलिन बजाने में अच्छी, बल्कि तुम्हारी चेस स्किल भी बहुत अच्छी है। तुमने चेस खेलना कब सीखा था और कितनी उम्र से खेल रही हो? कुछ लोगों ने तुम्हारे मूव को मिसकैलकुलेट कर लिया और वह तुम्हें हराना चाहते थे, मगर सबके सामने अपने आप को ही इम्बेरेस कर लिया, वह भी दोबारा। एग्जैक्टली, ये सारे वीके कॉलेज के बच्चे थे और वह हर साल के अपने हार का गुस्सा अमायरा को ताने मारकर निकल रहे थे। वेल वेल, देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। काफी हल्ला गुल है यहाँ पर। सब लोगों ने यह आवाज सुनी तो उस तरफ मुड़कर देखा और सामने से मिस्टर अविनाश को आते हुए देखकर हैरान हो गए। मिस्टर अविनाश एक वेल नोन चेज मास्टर थे, जो हर तरह के चेज में मास्टर डिग्री हासिल किए हुए थे, स्पेशली गो में, और उनके एक्सट्रीम के ऑपरेशन की वजह से कई लोग उन्हें चेज का देवता भी कहते थे। और उनके जैसा इतना बड़ा इंसान इतने छोटे से कंपटीशन में मुंबई कॉलेज में क्या कर रहा है, वह भी बैक स्टेज पर? क्या ऐसा हो सकता है कि प्रोफेसर महेंद्र की तरह मिस्टर अविनाश भी यहाँ किसी गिफ्टेड यंग प्लेयर्स को ढूंढ रहे हो अपना स्टूडेंट बनाने के लिए? ये सुनते ही सब लोगों की नजर अमायरा के ऊपर चली गई। अमायरा की गो स्किल्स उसे एक बहुत ही बड़े टीचर ने सिखाई थी, जिनके बारे में कहा जाता था कि वह मिस्टर अविनाश की स्टूडेंट रह चुके हैं। लेकिन अमायरा अनामिका से हार गई। क्या अभी भी मिस्टर अविनाश उसे अपना स्टूडेंट बनाने के लायक समझेंगे? क्या मुझे कोई बताएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पर बहुत सारे लोग थे जिसकी वजह से अविनाश जी अनामिका को अच्छे से देख नहीं पा रहे थे।
उन्होंने विक्रांत दादाजी से सुना था कि अनामिका मुंबई कॉलेज आई है अपनी टीम को लीड करने के लिए, तो वह स्पेशली उसे पकड़ने के लिए आए थे। अनामिका ने उनसे प्रॉमिस किया था कि वह उनके साथ कुछ चीज के गेम खेलेगी, लेकिन 3 से 4 महीने हो गए उसके इस प्रॉमिस को और उन्होंने अभी तक अनामिका को देखा ही नहीं था, इसलिए उन्हें स्पेशल ट्रिप करके यहाँ आना पड़ा। उनकी पोती बिल्कुल अनरिलायबल है, उसकी बातों पर भरोसा करना और अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना एक बराबर है। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। अब तक आपने पढ़ा कि अनामिका से वायलिन में हारने के बाद मायरा बदला लेने के लिए चेस का गेम खेलती है, मगर उसमें भी हार जाती है और वही चेस के मास्टर माने जाने वाले मिस्टर अविनाश वहां पहुंच जाते हैं। अब आगे, एक तो उनकी पोती ने अपना वादा नहीं निभाया और उसके अलावा सबसे बड़ी बात ये थी कि विक्रांत जी हमेशा अनामिका के साथ अपनी फोटोज फ्लोट करते रहते थे, जहां अनामिका उनके साथ एक्सपेरिमेंट करती रहती थी, जिसे सबको बहुत गुस्सा आता था जब भी वह लोग अपनी प्यारी पोती को उनके साथ एक्सपेरिमेंट करता हुआ देखे थे, तो पूरा ग्रुप विक्रांत जी को बहुत डांटा था। लेकिन उन्हें ये सब काफी अच्छा लगता था। आज मुंबई कॉलेज के प्रिंसिपल अनामिका के तेज दादाजी बिजी थे, इसलिए उनकी जगह पर वाइस प्रिंसिपल जल्दी से वहां पहुंचे और उन्होंने काफी रिस्पेक्टफुली बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैंने सुना कि अमायरा वी के कॉलेज की अनामिका के सामने खेल रही थी। हे भगवान, अनामिका यहाँ पर चेस खेल रही थी। किसमें इतनी हिम्मत कि वह अनामिका को चैलेंज करें? क्या वह लोग खुद अपने लिए मुसीबत को दावत नहीं दे रहे हैं? चलिए चलकर देखते हैं, शायद उन्हें एम्बुलेंस को कॉल कर लेना चाहिए, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि अनामिका की चेस की स्किल किसी को भी अचानक से हार्ट अटैक दे सकती है। वाइस प्रिंसिपल को लगा कि चेस मास्टर अविनाश जी चेस के गो गेम में इंटरेस्ट है और जल्दी उन्होंने कुछ कदम आगे लिए। उन्होंने नोटिस किया कि अनामिका वहां से जाने वाली है। क्या गेम खत्म हो गया है? अविनाश दादाजी, अनामिका सामने से आते बुरे इंसान को देखकर हैरान हो गई और उसे रिग्रेट हो रहा था कि उसने थोड़ी देर पहले अमायरा के साथ 1 मिनट क्यों वेस्ट किया, और अगर उसे यह पता होती तो वह यहाँ से तुरंत भाग जाती। ओ यंग लेडी, मैं तुम्हें यहाँ पकड़ने की नहीं आया था। जैसे ही अविनाश जी ने अनामिका को ही देखा, वह फिर से अपनी बातें चालू कर चुके थे और सब लोग हैरान हो गए। उनकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे अविनाश अनामिका को ढूंढने के लिए आए हैं, मगर अनामिका तो यहाँ से भागना चाहती है। तुमने मुझे बताया ही नहीं कि वह जेड चेस पीस जो मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया था, तुमने उसे किसे दिया है? उनकी उस बात ने भीड़ पर बम की तरह काम किया। सब लोग इतनी हैरान थे कि उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। अविनाश जी की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे अनामिका के साथ उनका रिश्ता काफी अच्छा है, और जेड चेस सेट का मिस्टर अविनाश ने अनामिका को दिया था। ये वही सेट हो सकता है जिसने पूरे दुनिया में सेंसेशन मचाया हुआ था। ऐसी अफवाहें थी कि उसे जेम्स स्टोन्स की सिलेक्शन प्रोग्रेस में बहुत सारी मुश्किलें आ रही थी और सारे स्टोन्स में क्रैक थे और बहुत सारे कलर अनइवन थे और सारे मटेरियल्स भी थोड़े बहुत टूटे हुए थे। इसलिए 3 साल का वक्त लगा उन सारे मटेरियल्स को एक साथ इकट्ठा करने के लिए और एक 36 पीस का के सेट क्राफ्ट करने के लिए हाथ से, और हर एक पीस की कीमत बहुत ही ज्यादा थी। और जब वह खत्म हुआ तो उसने बहुत सारे चेस कलेक्टर का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। लेकिन आखिर में मिस्टर अविनाश ने उसे 18 करोड़ देकर खरीदा था और उसे एक खजाने की तरह रखते थे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि अनामिका ने वह प्राइस लेस सेट मिस्टर अविनाश ने उसे गिफ्ट किया था, मगर वह किसी और को दे दिया। अनामिका की इतनी हिम्मत कैसे हुई? वह मिस्टर अविनाश की तरफ से गिफ्ट था, अगर उसके पैसे के वैल्यू को इग्नोर भी कर दिया जाए तो उस गिफ्ट के पीछे जो सेंटीमेंट हो गए वह ऐसी कोई चीज नहीं थी जिससे अनामिका रिस्पेक्ट ना करें। वह बहुत ही ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है इतने बड़े इंसान के लिए। और वही अनामिका ने डेविल स्माइल के साथ इंटरेस्ट में पूछा, क्या आप पुराने स्कोर सेटल करना चाहते हैं? अविनाश दादाजी, वह चेस सेट उससे इसलिए मिला था क्योंकि उसने अविनाश जी को एक गेम में हरा दिया था, बिल्कुल सही तरीके से, इसलिए वह उसका हुआ और वह उसके साथ जो चाहे वह कर सकती थी। वो चेस सेट मेरा प्राइड और खुशी थी। मैं चैलेंज करता हूँ कि तुम्हें मेरे साथ एक गेम खेलना होगा, अविनाश जी ने डिमांड की। अनामिका ने यहाँ पर आसपास देखा तो वहाँ की भीड़ धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी और उन्होंने बाहर निकाल कर रास्ते को भी ब्लॉक कर दिया था। लेकिन अविनाश जी काफी ज्यादा खुश थे। हाँ बिल्कुल यहीं पर उन्हें फाइनली अनामिका मिल गई है और वह कैसे अपने के गेम खेले बिना उसे जाने देंगे। उनके स्टेटस के हिसाब से एक अच्छा ओपोनेंट ढूंढना उनके लिए बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटी होती है। क्या आप श्योर है? अनामिका ने शरारती मुस्कान के साथ पूछा। वह पिछली बार उससे गेम में हार गए थे, लेकिन वहां पर सिर्फ कुछ नौकरों ने ही यह बात नोटिस की थी, लेकिन यहाँ पर इतने सारे स्टूडेंट हैं, अगर वह फिर से हार गए तो क्या उन्हें सबके सामने बेइज्जत होने का डर नहीं है? अब्सोल्युटली, अविनाश जी को पूरा भरोसा था और उन्होंने धीरे से आकर अनामिका के कान में कहा, मैं पिछले कुछ महीनों से घर पर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इस बार तो मुझे नहीं हरा पाओगी। एक बार वह उसे हरा दे तो उनकी डिग्निटी वापस आ जाएगी। और वही अनामिका को ये बात काफी हैरानी भरी लगी और उसने हंसते हुए पूछा, तो इस बार शर्त पर क्या लगेगा? कुछ शर्त पर नहीं लगेगा, अविनाश जी ने तुरंत अपना हाथ डिसमिस करते हुए कहा, ये बस एक फ्रेंडली गेम है। अब वह एक और वैल्यूएबल चीज खोना अफोर्ड नहीं कर सकते थे।
स्पेशली जब अनामिका उसे किसी और को दे देने वाली थी, वह ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। और वही अब तक वहां पर खड़े सभी लोगों के एक्सप्रेशन शॉक से भी ज्यादा आप बुरे हो गए थे। फेमस चेज मास्टर मिस्टर अविनाश पर्सनली अनामिका से मिलने के लिए मुंबई कॉलेज के कंपटीशन के बैक स्टेज पर आए और उसे चेस की गेम के लिए चैलेंज किया। अनामिका चेस की गेम में कितनी ज्यादा स्किल है। भले ही उसने पिछले मैच में बहुत कम वक्त में अमायरा को हरा दिया, तो क्या यह मिस्टर अविनाश को इम्प्रेस करने के लिए काफी था? और वही अमायरा ने हैरानी से अपनी मुठिया गुस्से में कस ली। क्यों क्यों अनामिका को सब लोग इतना वैल्यू कर रहे हैं? मेन पॉइंट यह है, क्या अनामिका को मेहता परिवार ने बड़ा किया था, तो मिस्टर अविनाश जैसे इन्फ्लुएंस इंसान के साथ उसका कनेक्शन कैसे हो सकता है? अमारा बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी क्योंकि उसके टीचर भी मिस्टर अविनाश को कांटेक्ट नहीं कर पाए थे। अनामिका जैसी यंग लड़की तो दूर की बात है। मगर अविनाश जी ने वाइस प्रिंसिपल से कहकर चेस सेट मंगवाया और बैठ गए और अनामिका के साथ अपना मैच शुरू कर दिया। उन दो बड़े बड़े के प्लेयर्स के बीच के क्लेश ने सब लोगों को हैरान कर दिया। वह दोनों ऑपरेशन से खुली एक दूसरे से मैचिंग चालें चल रहे थे और ऑडियंस अपनी सीट पर भी नहीं बैठ पा रही थी। यह एक असली चेस गेम था, यही तो इंटरेस्टिंग था। और वही अविनाश जी कंपटीशन खेल रहे थे, इसलिए उनकी मूड काफी अच्छा हो गया था। और वही दूसरी तरफ अनामिका उतना कूल बिहेव नहीं कर रही थी जितना वह अमायरा के साथ ही वह डीपली उस गेम में खो गई थी। उसकी आंखें इंटरेस्ट से चमक रही थी, जैसे वह किसी पुराने दोस्त के साथ गेम खेल रही हो। और अविनाश जी को इस तरह मुस्कुराते हुए देखकर उसे काफी हैरानी भी हो रही थी। हाँ हाँ, पकड़ लिया तुम्हें। अविनाश जी काफी खुश हो गया और उन्होंने अनामिका का एक पीस कैप्चर कर लिया, तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्हें करोड़ों की दौलत मिल गई हो। उनके ऐसे बिहेवियर को देखकर अनामिका अपने आप को मुस्कुराने से रोक नहीं पाए। सिर्फ एक पीस और उसके दादाजी सातवें आसमान पर है। वह सोच रही थी कि कितना वक्त हो गया है उन्हें जीते हुए, जो वह एक छोटे से जीत से इतना खुश हो रहे थे। और वही सबको लगा कि अनामिका हार जाएगी। जैसे जैसे वक्त बिता गया, दोनों ही इक्वली अपनी जान चल रहे थे और उनकी स्किल एक बराबर मैच हो रही थी। कौन है यह अनामिका और किसने उसे ऐसा खेलना सिखाया है? और वह कैसे मिस्टर अविनाश के सामने इतने लंबे वक्त तक टिकी रह सकती है? क्या वह इंसान भी है? और वही सारे वीके कॉलेज के स्टूडेंट हैरान थे। उनकी टॉप स्टूडेंट मिस्टर अविनाश के सामने गेम खेल रही है और गेम आधे घंटे से चल रहा है, मगर दोनों में से कोई भी जीत नहीं पाया है और उन्होंने सेम नंबर के पीस कैप्चर किया है। अनामिका ने ये कैसे मैनेज किया? और वही अविनाश जी सीक्रेटली खुश थे। उन्होंने इतने महीना तक बेकार में प्रैक्टिस नहीं की थी। वह प्रैक्टिस आज काम आ रही थी क्योंकि वह उन्होंने अनामिका को इतनी देर तक कंट्रोल करके रखा है, वरना अनामिका उन्हें कब का हरा देती। जितना तुम हाल फिलहाल में बिजी हो, तुमने अपनी ट्रेनिंग को नेग्लेक्ट कर दिया है। देखो तो तुम्हें तुम्हारे मूव्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। अनामिका की स्किल की मदद से वह उन्हें आधे घंटे में हरा सकती थी, लेकिन अब जैसे ही अविनाश जी को ऐसा फील हो रहा था कि वह जीतने वाले हैं, अनामिका ने उनके 3 पीस कैप्चर कर दिए, जिससे वह हैरान होते हुए बोले, तुम क्या बात है? अविनाश जी चेस बोर्ड की तरफ देखने लगे और अचानक उन्हें रियलाइज हुआ कि उन्होंने डिटेल्स पर ध्यान ही नहीं दिया और अनामिका ने उनकी कमजोरी का फायदा उठा लिया और उसके बाद से उन्होंने अपना पूरा फोकस गेम पर लगा दिया। और वहीं दूसरी तरफ अभय, जो वी के कॉलेज की स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट था, उसने घड़ी की तरफ देखा और ये थोड़ी चिंता हो रही थी। अनामिका की टीम का मैच अब तक खत्म हो गया होगा, मगर वह लोग अभी तक यहाँ आए नहीं है। क्या उन्हें पूरी तरह से हार खानी पड़ी? इतनी बुरी तरह हारे हैं कि वह लोग की वापस नहीं आ रहे हैं और अकेले में बैठकर कहीं रो रहे हैं। भले ही उसने ये सोचा, मगर उसने अनामिका को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा, काम खत्म नहीं हुआ, मदद की जरूरत है। माया ने जसमीत का हाथ पकड़ लिया और नर्वसनेस ने कहा, अनामिका अभी तक क्यों नहीं आई? हमें बेचैन हो रही हूँ। मैं भी। उनकी बाहर आने ही वाली थी और अनामिका ने प्रॉमिस किया था कि वह यहाँ चीयर करने के लिए आएगी उनके मैच से पहले, लेकिन अनामिका ने अभी तक उनके व्हाट्सएप मैसेज या फिर कॉल का भी जवाब नहीं दिया था। क्या ऐसा हो सकता है कि अनामिका की टीम बहुत बुरी तरह हार गई हो? ओ नो नो, अविनाश जी ने हैरानी से देखा जब वह अनामिका ने उनका एक और पीस कैप्चर कर लिया। भले ही अनामिका पिछले कुछ वक्त से घर पर प्रैक्टिस नहीं कर रही थी, मगर इतने सालों तक अपने दादाजी के साथ खेलने की वजह से वह उनकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छे से समझती थी और वह जानती थी कि उनके डिफेंस सिस्टम कहाँ कमजोर पड़ जाता है। इसलिए उसने जानबूझकर अविनाश जी को सोचने दिया कि वह जीत रहे हैं, जिसके वजह से उन्होंने अपना पीस को डिफेंड नहीं किया और अनामिका ने उनसे डिफरेंट एंगल पर अटैक कर दिया और उनके कई सारे पीस को हटा दिया। और अब अविनाश जी को अपने पुराने मूव पर रिग्रेट हो रहा था और वह ये विश कर रहे थे कि उन्होंने ऐसी चाल चली ही नहीं होती। आधे घंटे बाद अनामिका सिर्फ एक सिंगल पीस से जीत गई। ऑडियंस इतनी हैरान थी क्योंकि मुझे भी शब्द नहीं निकल रहा था और वह लोग ताली भी नहीं बचा सकते थे, इस डर से कि कहीं अविनाश जी का ईगो होता ना हो जाए। वह अनामिका से हार गए। जैसे ही अविनाश जी अनामिका को एडमिरेशन देने वाले थे कि उसने बहुत अच्छा किया और एक बार फिर से उन्हें हरा दिया, तभी एक यंग लड़की चैलेंज के साथ सामने आई। इम्पॉसिबल। जब अनामिका ने अमायरा को अभी अभी हराया तो मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन अब भी अभी उसने मिस्टर अविनाश को हरा दिया। अब तुम लोग मुझे यह मत कहना कि तुम लोगों को शक नहीं हो रहा है।
उस लड़की की बातों ने भीड़ के बीच में भी डाउट क्रिएट कर दिया। एग्जैक्टली अनामिका बस एक स्टूडेंट है, वह मिस्टर अविनाश को कैसे हरा सकती है, जो चेस की दुनिया में मास्टर माने जाते हैं। मुझे भी यह स्ट्रेंज लग रहा है। अनामिका ने पक्का चीटिंग की होगी, उसने पक्का आई की मदद ली होगी। थोड़ी देर में पहले एक न्यूज आई थी कि एक चेस प्लेयर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया था और चीटिंग की थी और तो वह पकड़ा गया, मगर उसके मेथड काफी अजीब सा थे। उसने एक छोटा सा कैमरा इस्तेमाल किया था जिस बैट को कैप्चर करने के लिए और फिर अपने साथियों को भेज रहा था और उसने आई कंप्यूटर एनालिसिस गेम कोच किया और उसके नेक्स्ट मूव को क्या होना चाहिए। अनामिका ने पक्का ऐसे ही कोई स्मार्ट चिप का इस्तेमाल किया होगा। मैं अभी के अभी उसकी बॉडी सर्च की डिमांड करती हूँ। अगर अनामिका सचमुच अविनाश जी को हराने के लिए इतना नीचे तक गिर गई तो मुझे लगता है कि उन्हें उनसे माफी मांगनी चाहिए और अमायरा से भी। उसकी वॉयलिन की परफॉर्मेंस भी उसने पक्का एआई असिस्टेंट किया होगा। सब लोगों की शक भरी बातें अनामिका के कानों तक पहुंच रही थी और उसने डेविल स्माइल के साथ हैरानी से सोचा कि उसके दिमाग का कंपैरिजन एआई से किया जा रहा है। शायद इसके पुराने सारे कॉन्टैक्ट यहाँ तक कि कैट्स भी चीटिंग से पास किए होंगे। अगर ऐसी बात है तो मैं डिमांड करती हूँ कि इसमें पुलिस इन्वॉल्व करो। मैं भी डिमांड करता हूँ कि मैं पुलिस को कॉल करना चाहिए और उसके सारे कंटेस्टेंट की एलिजिबिलिटी को चेक करना चाहिए। आई होप कि वीके कॉलेज सख्त एक्शन ले और इसे एक्सपेल कर दे। हम किसी फ्रॉड को अपने एजुकेशन सिस्टम में नहीं रहने देंगे। तुम लोग बस बेसलेस इल्जाम लगा रहे हो। वीके कॉलेज के सारे बच्चे अनामिका को डिफरेंट करने के लिए आ गया है। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। अनामिका ने जो भी मूव किया है वह सभी सामने किया है, वह चीटिंग कैसे कर सकती है? और तुम लोगों को क्या क्या लगता है उसने कैसे किया होगा? तुम लोग लगातार एआई की बात किए जा रहा हो, लेकिन तुम्हारे पास क्या सबूत है? हमारे पास अभी नहीं है। तो अगर अनामिका इनोसेंट है तो हम पुलिस को इन्वॉल्व क्यों नहीं कर सकते? उसमें इतनी हिम्मत है कि वह चीटिंग कर सकती है, लेकिन उसे इल्जाम से डर लग रहा है। तो वीके कॉलेज में तुम लोगों को यही सिखाया जाता है कि किसी भी तरीके से बस जीत हासिल करो। भीड़ को कन्वेंस हो गया था कि अनामिका गिल्टी फील कर रही है और उसकी तरफ वह लोग घिन भरी नजरों से देखे जा रहे थे और वही बीके कॉलेज के बच्चे गुस्से में पागल हो रहे थे। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। अब तक आपने पढ़ा कि अनामिका के अविनाश दादाजी मुंबई कॉलेज आ जाते हैं उससे मिलने के लिए और अनामिका सबके सामने होने चेस के गेम में हरा देती है, लेकिन मुंबई कॉलेज के बच्चे उसे पर चीटिंग का एग्जाम लगने लगते हैं और पुलिस को बुलाने की बात करते हैं। अब आगे वीके कॉलेज के सारे बच्चे गुस्से में थे क्योंकि वह अनामिका को डिफेंड नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने कहा अगर तुम लोगों के पास कोई सबूत नहीं है तो ये डिफेमेशन है और अनामिका तुम लोगों के ऊपर केस कर सकती है। हम पर केस करेगी, मगर पहले चलो पुलिस को बुलाते हैं। जो वह लोग यहाँ आ जाएंगे तो अपने आप सब सामने आ जाएगा। अब वीके कॉलेज के बच्चों को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। उन्होंने अनामिका की तरफ कहा और गुस्से और हैप्पीनेस में कहा अनामिका ये लोग कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहे हैं। कोई बात नहीं, करो पुलिस को कॉल अगर तुम लोगों को करना है तो। और जो लोग प्रूफ नहीं कर पाए, कोई भी सबूत नहीं दे पाए पुलिस को, मैं उन सबको एक एक करके केस करूंगी और मैं मुंबई कॉलेज के मेजर डिपार्टमेंट से एक पब्लिक अपॉलजी डिमांड करती हूँ। अनामिका की डिफेंडेड एटीट्यूड की वजह से मुंबई कॉलेज के लोगों को और गुस्सा आ गया। क्या उसे लगता है कि वह लोग कोई प्रूफ नहीं दे पाएंगे इसलिए वह इतना एरोगेंट बिहेव कर रही है? उसने चीटिंग की है मगर फिर भी उसमें इतना एरोगेंस है। उसे तब तक नहीं पता चलेगा जब तक काफी देर नहीं हो जा सकती। उनके वाइस प्रिंसिपल ठीक यहीं पर है। क्या इस लड़की के मन में उनके कॉलेज के हाई अथॉरिटी के लिए भी कोई रिस्पेक्ट नहीं है? वह मुंबई कॉलेज से सरेआम पब्लिक अपॉलजी डिमांड कर रही है और वह किस ग्राउंड पर यह माफी डिमांड कर रही है? उसे क्या लगता है वह कौन है? और वही बगल में बैठे हुए वाइस प्रेसिडेंट की भौहें आपस में सिकुड़ गए और उन्होंने इरिटेशन से अपने बाकी स्टूडेंट्स को देखा। उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि अनामिका एक बेस्ट स्टूडेंट होने के साथ साथ मुंबई कॉलेज में कुछ वक्त के लिए प्रोफेसर भी रह चुकी है और भले ही उनके प्रिंसिपल तेजेश्वर की अनामिका को कितने भी बड़े रिगार्ड्स रखते हो, लेकिन ये क्लियर सी बात है कि अनामिका की एकेडमिक पावर्स के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता और वह कभी इस हद तक नीचे नहीं गिरेगी कि चीटिंग करें। तुम लोग यही सिखाते हो मुंबई यूनिवर्सिटी से? वाइस प्रेसिडेंट काफी सख्त एक्सप्रेशन के साथ खड़े हुए और उन्होंने अपने हाथ पीछे बैक की तरफ फोल्ड करते हुए कहा बिना किसी सबूत के अपने ही क्लासमेट पर इल्जाम लगाना। वे सर, एक स्टूडेंट है कहना शुरू किया, ये सीरियस मैटर है। अगर वह सचमुच चीटिंग कर रही है तो हम बस उम्मीद कर रहे हैं कि अनामिका ने कोई चीटिंग नहीं की होगी और अपनी इमेज खराब नहीं करेगी। हमें उम्मीद है कि वीके कॉलेज उसके असली रंग जल्दी देख लेगा और डिसाइड कर लेगा और धोखा नहीं खाएगा। और अगर उसके एग्जाम के स्कोर्स चीटिंग से उससे मिले होंगे, क्या आपको नहीं लगता कि यह उन बच्चों के साथ अनफेयर है जिन्होंने कड़ी मेहनत की थी? हाँ, यह इजलो सबको आई के इस्तेमाल करके आसानी से हरा सकती है। वाइस प्रिंसिपल ने गुस्से में कहा, जब तुम लोग किसी को बेइज्जती करने आए पर आते हो तो तुम लोगों को तो चैंपियन होना चाहिए, मगर क्या तुम लोग अनामिका के बराबर हो उसकी पढ़ाई में?
तुम लोग बस मुंबई यूनिवर्सिटी को बेइज्जत कर रहे हो, अभी के अभी इन सारे एक्समेन के लिए मिस्टर अविनाश से माफी मांगो। और फिर इतना कहकर वाइस प्रेसिडेंट अविनाश जी की तरफ मोड़कर बोले, आई एम श्योर कि यह इशू को हम लोग एक एक करके संभाल लेंगे। अगर इन्होंने माफी ठीक से नहीं मांगी तो मैं उनके पेरेंट्स को इनवाइट करूंगा उनके किसी यूनिवर्सिटी में फ्यूचर को डिसाइड करने के लिए। आफ्टर ऑल मुंबई यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट के कैरेक्टर को ज्यादा वैल्यू देती थी उनके ग्रेड से। वाइस प्रिंसिपल बाकी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए, उनके खुद के वाइस प्रिंसिपल एक आउटसाइडर की साइड क्यों ले रहे हैं। क्या ऐसा इसलिए क्योंकि अनामिका खूबसूरत है, या फिर ऐसा इसलिए क्योंकि वह अनामिका को डिफेंड करके अविनाश जी को खुश करना चाहते हैं। और वही भीड़ में नताशा ने एक राहत की सांस ली। तो अनामिका ने इस कंपटीशन को जीतने के लिए कुछ तरीके इस्तेमाल किया है, शायद हो सकता है कि उसका वह मास्टर धुन वाला टाइटल भी इन सब की वजह से हो, और उसकी मेडिकल स्किल शायद उसने इंटरनेट और एआई गाइडिंग से ही चीटिंग की हो। और वहीं दूसरी तरफ अमायरा को भी काफी सेटिस्फैक्शन फील हुआ। तो अनामिका ने ये कंपटीशन अलग अलग तरीके जीता है, उसे हमेशा पता था कि कोई भी उसकी वायलेंस स्किल्स और चेज एबिलिटी में एक साथ उसे नहीं हरा सकता। उस बेवकूफ नताशा के भी बस की बात नहीं थी है, और अब अनामिका का असली चेहरा सबके सामने आ रहा था। हाँ हाँ, अविनाश जी बहुत ही खुशी से हंसने लगे, और जैसे सिचुएशन से कोई फर्क ही न पड़ा हो। मैं चेज इस यंग लड़की को, इस छोटा शैतान को 10 सालों से सीख रहा हूँ, और अब यह अपनी टीचर यानी मुझे भी बेहतर हो गई है। मुझे तो इस बात पर प्राउड होना चाहिए, राइट? क्या? सब लोग हैरान हो गए। अभी अभी मिस्टर अविनाश ने क्या कहा? अनामिका उनकी स्टूडेंट है और वह भी 10 सालों से, और वही अमारा और नताशा को लगा कि उन्होंने कुछ गलत सुन लिया है। लेकिन बाकी सबके भी शॉक के एक्सप्रेशन उन्हें बता रहे थे कि उनके कान बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। अनामिका मिस्टर अविनाश के इतने नजदीक कैसे हो सकती है कि वह 10 सालों से उनकी स्टूडेंट है। यहाँ तक कि वाइस प्रिंसिपल भी थोड़ा हैरान हुए, मगर उन्होंने काफी रिस्पेक्टफुल तरीके से हंसते हुए कहा, ये सारे स्टूडेंट को नहीं पता कि ने कैसे बिहेव करना है, हम पता ही नहीं बाद में एक अच्छा सबक सिखाऊंगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। अविनाश जी काफी ज्यादा खुश थे, और वह इन छोटी छोटी बातों से अपना मूड नहीं खराब करने वाले थे। इसलिए उन्होंने थोड़ी देर बाद कहा, वेल ये ट्रिप सचमुच काफी काम की रही। यह इसलिए काम की रही क्योंकि उन्हें अपनी अनु के साथ एक नए पर्सपेक्टिव के साथ खेलने का मुकाबला। उन्होंने अनामिका तरफ देखा और उसका कंधा थपथपाते हुए कहा, तुम्हें अब अपने दादाजी के लेगेसी को आगे बढ़ाने के बारे में सोच लेना चाहिए। ये सुनकर सब लोग एक बार फिर से हैरान हो गए। मिस्टर अविनाश का इससे मतलब क्या है? क्या उन्होंने ऑलरेडी अपना सक्सेसर चुन लिया है और वह इंसान अनामिका है, अमायरा नहीं? सब लोगों ने अमायरा की तरफ देखा, और वही अमायरा के चेहरे पर भी शौक दिखाई दे रहा था, और वह काफी ज्यादा हैरान थी। क्या अनामिका ने अविनाश जी को पहले मना कर दिया है? वह गॉड, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या इतना बड़ा कोई बेवकूफ होगा इस दुनिया में? वह मिस्टर अविनाश है जो दुनिया में सबसे बड़े चेस प्लेयर माने जाते हैं, और उनकी लेगेसी को इनहेरिट करने में कई लोगों ने अपनी जान लगा दी है, और यह हजारों लोगों का सपना है। मगर अनामिका ने बस एक हल्की सी स्माइल दी। उसके ये दादाजी फिर से अपनी ट्रिक खेलने लगे, उसे सबके सामने उसे प्रेशर कर रहे हैं, ये सोचते हुए कि इतने सारे लोगों के सामने वह उन्हें एम्ब्रेस नहीं करेगी और उन्हें मना करने में हिचकिचाएगी। वक्त हो गया है आपका वापस जाने का। अनामिका ने उनकी लेगेसी को अपनाने के बारे में कुछ भी नहीं कहा, उसने सिंपली एक सिंगल लाइन से सब्जेक्ट चेंज कर दिया है। ऑलराइट, तुम अक्सर मुझसे मिलने आते रहना और कभी कभी कॉल कर लिया करो। मुझे ही तुम्हें हर बार फोन करना पड़ता है और तुम कोई जवाब नहीं देती। उनकी आवाज से साफ पता चल रहा था कि वह कंप्लेंट कर रहे थे, और वही वही बाकी सबको अनामिका से काफी जलन हो रही थी। मैं जानती हूँ। वेल, तो फिर मैं वापस जा रहा हूँ। अविनाश जी वहां से जाने ही वाले थे, तभी अचानक उन्हें कुछ याद आया कि वह उनका बुरा दोस्त विक्रांत हमेशा ग्रुप चैट पर फोटो पोस्ट करता रहता है और सबको प्रवोक करता रहता है कि वह अनामिका के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है और अनामिका उनके साथ ज्यादा वक्त बिताती है। उन्हें ऐसा लगता था कि यह बिहेवियर बहुत ही गलत है, बहुत ही पॉइंटलेस है और बहुत ही घटिया है, मगर अब उन्होंने खुश होकर अनामिका से कहा, क्या हम एक साथ फोटो ले ले? अविनाश जी ने अनामिका के साथ फोटो ली तो सब लोगों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अनामिका इतनी लकी है जो अविनाश जी उसे इतना पसंद करते हैं और उससे ऐसी बात कर रहे हैं। मुझे जाना होगा। फोटो लेने के बाद अनामिका ने टाइम चेक किया और उसे पता था कि कंपटीशन शुरू होने वाला है, इसलिए उसने कहा, मैं आपसे बाद में मिलेगी। सी यू लेटर कीड़ो। अविनाश जी ने अपने फोन पर फोटो की तरफ देखा और उनकी मुस्कुराहट बहुत बड़ी थी। उन्होंने बहुत सारे फोटोज चेक ग्रुप में एक ही बार में भेज दिया, और यह सारे फोटोज में उनकी आंखें खुशी की वजह से छोटी हो गई थी, और वही अनामिका दूसरी तरफ एक खूबसूरत फूल की तरह एलिगेंट थी। इतनी खूबसूरत है उनकी पोती और इतनी टैलेंटेड भी। सिंघानिया परिवार का बेटा सचमुच बहुत ही लकी है। लेकिन यह मैरिज बिल्कुल सूटेबल है। वो दोनों बिल्कुल एक दूसरे के लिए बने हैं, और अनामिका के दादाजी होने के नाते उन्हें भी उनकी दुआएं देनी होगी। उन्होंने इस लड़के की सिंसियरिटी और करेक्टर देखा था। अगर वह अनामिका को सच में पसंद नहीं करता तो वह कभी उसके साथ रिलेशन में आने के लिए मानता ही नहीं। जैसे ही अनामिका जाने वाली थी, उसे अचानक रुद्र की तरफ से कॉल आया और वह हैरान होते हुए उठाकर बोली, भाई।
तुम्हारे भाई का टूर कॉन्सर्ट इस बार मुंबई में होने वाला है और मैं अपने कांटेक्ट के 2 वीआईपी टिकट तुम्हारे और देवांश के लिए बचा ली है, आना भूलना मत, और सारे टिकट तुम्हारे फोन पर भेज दिए गए हैं। रुद्र की आवाज से वह बहुत ही ज्यादा खुश लग रहा था और उसमें काफी ज्यादा प्यार भी महसूस हो रहा था। उसने अनामिका को इलेक्ट्रॉनिक टिकट भेज दिए जिस पर क्यूआर कोड थे जिन्हें एंट्री के वक्त वेन्यू पर स्कैन किया जा सकता था। थैंक यू भाई, देखो तो तुम फिर से मेरे साथ फॉर्मल बिहेव कर रही हो, हम फैमिली हैं। कौन सा टिकट के बारे में भूल जाओ, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो तुम बस मुझे बता देना, मैं करने के लिए खुश हो जाऊंगा, और किसी भी वक्त, यहाँ तक कि रात के 2 बजे भी। अनामिका ने कहा थैंक यू भाई, मगर यह सच में जरूरी नहीं था। मैंने सुना है कि वेद शहर में वापस आ गया है, क्या वह तुम्हें परेशान कर रहा है? अगर ऐसा है तो मैं अभी उसे अच्छे से बात करता हूँ। ये सुनकर अनामिका बोल, भाई क्या आपको लगता है आप वेद भाई को परेशान कर सकते हो? भले ही उसका वेद भाई कॉम्बैट स्किल में थोड़ा कम था, लेकिन वह उसके सुपरस्टार भाई रुद्र से तो ज्यादा ही था, राइट? तुम मुझे अंडरस्टिमेट कर रही हो। भले ही मैं वेद को मार ना पाऊं, लेकिन मैं तुम्हें उसे परेशान नहीं करना दूंगा। कोई भी अगर तुम्हें परेशान करेगा तो मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा, बस मुझे बता दो, ऐसा कुछ किया है जिसे तुम्हें बुरा लगा हो? मैं अभी उसे सबक सिखाता हूँ। नहीं, वेद भाई बहुत अच्छे हैं मेरे साथ। वे, ये तो अच्छी बात है। रूथ ने गहरी सांस छोड़ी, लेकिन उसे अपने दिल में थोड़ा दर्द महसूस हुआ और उसने कहा, मैं एक टूर कॉन्सेप्ट में फंस गया हूँ, इसलिए मैं थोड़ी दिनों तक तुमसे मिलने नहीं आ पाऊंगा। तुम अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा घूमो, अगर उनमें से कोई भी मेरा फैन है और अगर उन्हें मेरी साइन की हुई टेक्स्ट फोटोग्राफ कुछ भी चाहिए हो तो तुम उन्हें हाँ कह देना, मैं जितना चाहिए उतना उन्हें दे दूंगा, अगर वह लोग तुम्हारे सच्चे फ्रेंड हुए तो। अनामिका उसकी बातों से काफी खुश फील करने लगी। और अगर तुम्हें मुझसे वीडियो कॉल पर या फिर वॉइस कॉल पर बात करवाने के लिए कहे तो मैं वह भी कर लूंगा। मैं उन्हें डिनर पर ट्रीट करवाने के लिए भी तैयार हूँ और वह मेरे साथ फोटोज भी ले सकती है। अगर तुम खुश हो तो मैं कुछ भी कर लूंगा। भाई आप बहुत ही काइंड हो। तुम बहुत ही काइंड हो, मैं बहुत ही प्राउड फील करता हूँ कि मेरी तुम्हारी जैसी बहन है। तुम कितनी स्वीट हार्ट हो। वही रूथ दूसरी तरफ से ही अपनी बहन के स्वीट और प्यार चेहरे को इमेजिन कर रहा था। किसी भी वक्त मुझे कॉल या फिर टेक्स्ट करने में तुम हिचकिचाना मत। वह पिछले कुछ दिनों से सो नहीं पा रहा था, उसे ऐसा हमेशा लग रहा था कि उसने कुछ गलत कर दिया है और उसकी बहन के दिल में उसकी जगह कम होती जा रही है और उसके एब्सेंस का फायदा उसका बड़ा भाई वेद उठा रहा है। जब भी मैं फ्री होगी तब मैं आपको मैसेज या कॉल करूंगी, अनामिका ने प्रॉमिस किया। ऑल राइट, मैं अब तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा, अपना कॉलेज में ख्याल रखना। ओके, मैं पहले कॉल कट करता हूँ। रुद्र अनामिका के पीछे से भीड़ की और शोर शराबी की आवाज सुन सकता था। अनामिका पक्का अपने फ्रेंड्स के साथ होगी, इसलिए वह और उसे परेशान नहीं करना चाहता था। ओके, अनामिका ने कॉल कट कर किया, तभी किसी ने उससे पूछा, अनामिका तुम्हारे कितने भाई बहन हैं? उसकी बातों से लग रहा था कि उसके उसके बहुत सारे भाई बहन हैं। ज्यादा नहीं है। अनामिका इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंपल रिस्पांस दिया, तभी किसी ने कहा, तुम जानती हो नताशा ओबरॉय परिवार से उसकी राजकुमारी है। मैंने सुना है उसके 5 भाई हैं और वह इकलौती बेटी है और वह अपने परिवार का सबसे प्यारी मेंबर है। मुझे हमेशा लगता है कि उसके आसपास एक अजीब सा ऑरा है। वह हमेशा एक अमीर लड़की की तरफ बिहेव करती है, मगर मुझे वह बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे भी नहीं। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वह हमारी रेंज से बाहर हो है। अनामिका तुम्हारा भी लास्ट नाम अमायरा की तरह ही है और उसने अभी अभी तुम्हें बहन भी कहा, क्या तुम लोग रिलेटेड हो? सचमुच? सब लोग अब घोषित करने लगे थे और क्यूरियस हो गए थे। आफ्टर ऑल उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अनामिका का ओबरॉय परिवार के साथ कोई कनेक्शन होगा, क्योंकि आजकल कल लोगों का सरनेम ओबरॉय होता है, जिनमें से एक उनका सबसे प्यारा रुद्र भी था। तुम्हारे बोलिंग प्लेइंग अभी अभी नताशा से कितना ज्यादा बेहतर था। एक छोटे वाली लड़की को अचानक से या अनामिका ने कम्प्लीमेंट किया। सचमुच? वह छोटे बालों को लड़की हैरान हो गई और उसने पूछा, सचमुच? लेकिन मेरा ओवर स्कोर उसके जितना हाई नहीं है। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। अगर कहानी आप सबको पसंद आती है तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। ऑडियो नॉवल हिंदी में आप लोगों का स्वागत है। ऐसी हाई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल ऑडियो नॉवल हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें एंड माय मिस्टीरियस वाइफ का किसी बाई स्टोरी का एक्स्ट्रा एपिसोड चीटू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लाइन डिस्क्रिप्शन में है। 329 नताशा को दोनों भाइयों ने मना किया। अब तक आपने पढ़ा कि अनामिका के ऊपर चीटिंग का इल्जाम लगाने पर मुंबई कॉलेज के वाइस प्रेसिडेंट स्टूडेंट को डांट देते हैं और अविनाश जी जब सबको बताते हैं कि वह अनामिका की टीचर है 10 सालों से, तो सब लोग हैरान हो जाते हैं। अब आगे, तुम्हारे पास सबसे ज्यादा टैलेंट है, बस तुमने अपने आप को ज्यादा ट्रेनिंग करने के लिए मजबूर नहीं किया है। अनामिका ने कहा, अगर तुम अपने आप पर ज्यादा ध्यान दोगी और अच्छे से प्रैक्टिस करोगी तो तुम मुझसे आगे निकल सकती हो। तो फिर मैं पक्का ज्यादा प्रैक्टिस करूंगी और एक कदम आगे बढ़ूंगी। वह छोटे बालों वाली लड़की हैरान थी कि उसे अनामिका की तरफ से इतनी बड़ी तारीफ मिली है और उसके अंदर तुरंत ही एक मोटिवेशन आ गया। नताशा को हराना एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में वह पहले सपने में भी नहीं सोच सकती थी।
तो अनामिका, तुमने थोड़ी देर पहले मेरे सैक्सोफोन परफॉर्मेंस के बारे में क्या लगता है? और मेरा पियानो परफॉर्मेंस कैसे था? और मेरी फ्लूट प्लेइंग ठीक थी, राइट? सब लोगों ने अनामिका को घेर लिया और उसके एडवाइस लेने लगे, और वहीं दूसरी तरफ नताशा अनामिका को तरफ वह देखा जिसे सब लोग प्यार कर रहे थे, और वह इतनी हैरान थी कि सबके जाने के बाद भी वह अपने ही जगह पर खड़ी थी। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि क्या उसने अभी अभी देखा। अनामिका को मिस्टर अविनाश की गाइडेंस तब से मिल रही है जब से वह बच्ची थी, 10 सालों से भी ज्यादा से। पूरी दुनिया में फेमस चेज मास्टर मोगन को भी सिर्फ अविनाश जी की 1 महीने की गाइडेंस ही मिली थी। अनामिका के अंदर ऐसे भी क्या स्पेशल बात है जो अनामिका में अविनाश जी कितने नजदीक चली गई और वह उससे इतना प्यार करते हैं? ये क्लियर से बात हो गई थी आज की वह जानबूझकर उसे चैलेंज करने के लिए यहाँ पर आए थे, और अविनाश जी के अकॉर्डिंग अनामिका उन्हें इग्नोर कर रही है और उनके व्हाट्सएप मैसेज का जवाब नहीं दे रही है। वह इतना एरोगेट कैसे हो सकती थी? लेकिन अगर फिर से सोचा जाए तो हमेशा ऐसे ही तो रहती है, हमेशा कुल जैसे वह बादलों पर खड़ी हो और वह किसी और के साथ बातें नहीं करना चाहती। और ठीक उसी वक्त कुछ लड़कियों को ग्रुप नताशा के पास आया। नताशा, तुम क्या सोच रही हो? तुम काफी फॉक्स लग रही हो। तुम्हारी वोयलिन परफॉर्मेंस थोड़ी देर पहले बहुत ही अमेजिंग थी। मुझे लगता है कि जज पागल हो गए थे तभी उन्होंने अमायरा को तुमसे हाई स्कोर दिए। एग्जैक्टली, मुझे लगता है कि अमायरा की वायलिन स्किल तुम्हारी जितनी अच्छी नहीं है, और तुम्हारे ही परफॉर्मेंस सचमुच बहुत ही अच्छी थी। मुझे भी अनामिका का म्यूजिक बिल्कुल पसंद नहीं आया। नताशा जानती थी कि यह लड़कियां उसे शांत करने की और दिलासा देने की कोशिश कर रही है, मगर उनकी बातों से वह बिल्कुल खुश नहीं हुई। उसने मुस्कुराकर कहा, ऐसा नहीं है, मायरा भी ओब्रोयो परिवार का हिस्सा है। अगर वह जीतती है तो ये हमारी फैमिली के लिए ही अच्छी बात है। मुझे उस पर काफी प्राउड है। नताशा, तुम्हारा कितना अच्छा नजरिया है। तुम सचमुच एक अच्छी यंग लेडी हो। हाँ, यह एक अमीर परिवार की अच्छी बेटी का ही नजरिया हो सकता है। हमें भी तुमसे सीखना चाहिए पूरा। नताशा, तुमने हमें प्रॉमिस किया था रूथ के कॉन्सर्ट के टिकट के बारे में पहले। बहुत सारी नजरें ये सवाल सुनकर तुरंत अपने आप नताशा के ऊपर जम गई, तो नताशा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं अभी अपने भाई रुद्र को कॉल करती हूँ। ये तो अच्छी बात है। हम जानते हैं कि नताशा हमेशा हमें अपनी बहनों की तरह ट्रीट करती है। तुम कितनी अच्छी हो, हमेशा मेरी मदद करती हो। जब मुझे कॉन्सर्ट की टिकट नहीं मिलती है तो मुझे बहुत जलन हो रही है कि तुम्हारा इतना बड़ा सुपरस्टार भाई है। वही लिस्ट है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, और वह इतना हैंडसम भी है। नताशा, तुम्हारी फैमिली में सब लोग इतने अट्रैक्टिव है, स्पेशली तुम। एक एक करके वह सब लोग नताशा की तारीफ करने लगे। नताशा ने रुद्र नंबर्स अपनी सारी लड़कियों के सामने डायल किया, और देखने वाले अपने आप को कमेंट करने से रोक नहीं पाए। तुम कितने लकी हो नताशा जो तुम्हारे पास इतने बड़े पॉप स्टार का नंबर है। और वहीं दूसरी तरफ से कॉल बहुत ही जल्दी पिक हो गया। भाई, क्या आपके पास कुछ कॉन्सर्ट की टिकट होगी मेरे लिए? नताशा ने एक स्माइल के साथ अपने दोस्तों की तरफ देखते हुए पूछा। वह मेरी दोस्त आपकी बहुत बड़े फैंस है। वह लोग आपका शो सुनने के लिए बहुत ही एक्साइट है, मगर उन्हें कोई टिक्स में नहीं मिली है। आप बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो, और शायद रूथ मना कर देगा, इस डर से। नताशा ने आगे कहा, ये लोग काफी देर से मुझसे इस बारे में बात कर रहे हैं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा इन्हें मना करने में, मगर मैं आपको भी मुश्किल हालात में नहीं डालना चाहती थी। रुद्र थोड़ा सॉरी फील करने लगा। उसने जवाब दिया, मेरी आखिरी टिकट्स अभी अभी चली गई। अगली बार मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम लोगों के लिए एक्स्ट्रा टिकट रखूंगा। क्या टिकट खत्म हो गई? नताशा की बातों से उसके दोस्तों के बीच में एक अजीब सा टेंशन फैलने लगा। उनकी रिक्वेस्ट भरी नजरें नताशा के ऊपर टिकी हुई थी, इस उम्मीद में कि वह रूथ को मना लेगी। मेरे पास अभी अभी बहुत सारी टिकट थी, रूथ ने एक्सप्लेन किया, मगर मैंने अपनी मैनेजर को प्रॉमिस किया था कि मैं 7 से 8 टिकट्स उसकी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए बचा कर रखूंगा, और बाकी सब उन लोगों को मैंने दे दिए जिन्होंने मेरी मदद की थी। भले ही उसने जो टिकट दी थी वह बेस्ट सीट्स नहीं थी, उसने बेस्ट सीट तो अनामिका और देवांश के लिए बचा कर रखे थे। अपने दोस्तों को बोल दो कि मैं उनसे माफी मांगता हूँ। ओके, अगली बार मैं पक्का उनके लिए पहले से टिकट लेकर रखूंगा, रूथ ने कहा। तभी उसे कोई कॉल करने लगा, तो उसने कहा, मुझे अभी रिहर्सल के लिए जाना होगा, मैं बाद में बात करता हूँ। रुकिए भाई, नताशा ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर कॉल ऑलरेडी कट हो गया था। उसने अपने दोस्तों की तरफ देखा, उनकी आंखों में बहुत डिसअपॉइंटमेंट साफ नजर आ रहा था। भाई के पास बहुत सारी टिकट थी, उसने एक्सप्लेन किया, मगर उन्होंने अपने मैनेजर को प्रॉमिस किया था कि वह ज्यादातर अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को नहीं देंगे, और बाकी सब उन्होंने किसी और को दे दिए, इसलिए कुछ नहीं बचा है। एक भी नहीं। मगर यह उनका पहला शो है मुंबई में, मुझे सचमुच जाना है। नताशा, क्या तुम अपने भाई से पूछ नहीं सकती कि हम लोग चोरी से वहां चले जाए? सेलिब्रिटीज अक्सर ऐसा अपनी फैमिली के लिए करते रहते हैं, प्लीज नताशा, उन्होंने फिर से रिक्वेस्ट करना शुरू कर दी। नताशा जानती थी कि रूथ रूल्स को लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट है, वह किसी को भी बैक स्टेज के रूम से आने नहीं देगा, उसे कोसत में आना तो दूर की बात है, और यह बात उसे बहुत पहले से पता थी। मैंने अभी अभी उनसे बात की और उन्होंने कहा कि मैं तुम सबसे माफी मांग लूं। उन्होंने कहा कि वह अगली बार से और भी टिकट से बचा कर रखेंगे। आई एम रियली सॉरी, मैं उन्हें थोड़ी देर पहले कॉल करती तो शायद टिकट मिल जाती।
बाकी सारे बहुत ही ज्यादा अपसेट थे और नताशा को ब्लेम कर रहे थे। उसे रुद्र को दोबारा कॉल करना चाहिए था और थोड़ी सी अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए था उन्हें अंदर लेने के लिए। ये बहुत ही सिंपल चीज है मगर फिर भी वह उनकी मदद करने से इनकार कर रही है। अगर वह उनकी मदद करना ही नहीं चाहती थी तो उसने पहली बार में उन्हें प्रॉमिस किया क्यों? क्या वह अपने फेमस ब्रदर का थोड़ी देर पहले शो ऑफ नहीं कर रही थी? नताशा, मुझे कॉन्सर्ट टिकट नहीं चाहिए। तुम जानती हो ना, मैं तुम्हारे हर्षद भाई को हमेशा एडमायर करती थी। मैंने सुना है कि वह इस बार मुंबई में अगले मंडे को चैरिटी बॉल अटेंड करने वाले हैं और उन्हें एक फीमेल पार्टनर की जरूरत होगी। क्या तुम प्लीज मुझे रिकमेंड कर दोगी? एक बड़े परिवार की बेटी ने पूछा और उसे डर था कि नताशा मना कर देगी, इसलिए उसने कहा, नताशा, मुझे समझ में आता है कि रुद्र की कॉन्सर्ट की टिकट की हाई डिमांड होती है, मगर तुम्हारा भाई हर्षद तो हमेशा अकेला रहता है। क्या तुम प्लीज उन्हें कॉल करोगी और अगर पूछोगे कि क्या उन्हें डेट की जरूरत है? अगर हाँ तो क्या तुम प्लीज मुझे रिकमेंड करोगी? नताशा, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। अगर मैं तुम्हारी भाभी बन गई तो ये तुम्हारी बहुत मदद करेगी हर्षद से पॉकेट मनी दिलवाने में। पॉकेट मनी? वह नताशा को शेयर्स और स्टॉक दे सकता है। उस लड़की ने फिर से लॉयल्टी के साथ रिक्वेस्ट करते हुए कहा, अगर मैं तुम्हारे भाई हर्षद की वाइफ बन गई तो वह जो कुछ भी मुझे देगा मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगी। उनकी रिक्वेस्ट से नताशा हैरान हो गई थी और उनके बार बार कहने से आखिर में उसे हार मानकर अपना फोन उठाना ही पड़ा। जल्दी ही उसने हर्षद का नंबर डायल किया। नताशा, फोन की दूसरी तरफ से हर्षद की वो आवाज सुनाई दी। नताशा ने अपने फोन पर पकड़ मजबूत कर दी और सबकॉन्शियसली वह नर्वस हो गई। पता नहीं क्यों जब भी वह हर्षद को कॉल करती थी उसे बहुत ही बेचैन और प्रेशर फील होता था। भाई, मैंने सुना है कि आप अगले मंडे को चैरिटी फंक्शन ऑर्गेनाइज करने वाले हैं और आपको एक और कपल के तौर पर वहां जाना है। मेरी फ्रेंड फ्री है, क्यों ना आप उसे अपने साथ ले जाए? उसकी कोई जरूरत नहीं है। हर्षद उसकी बातों के अंदर का मतलब समझता था, इसलिए उसने तुरंत सख्त एक्सप्रेशन के साथ मना करते हुए कहा, ऑलरेडी मेरे मन में कोई है। क्या वह क्रिस्टल हो सकती है? नताशा ने सोचा, इस तरह की हाई प्रोफाइल इवेंट में इस तरह की लड़की को ले जाना, क्या उसके हर्षद भाई को डर नहीं है कि यह ओबरॉय परिवार की बेइज्जती होगी? उस छोटे बालों वाली लड़की को भी रिक्वेस्ट करते हुए और हाथ जुड़े हुए देखकर नताशा ने फिर से कहा, क्या अगले कुछ दिनों में आपके पास फ्री टाइम है? मैं आपके साथ डिनर करना चाहूंगी। हर्षद ने उसके इंटेंशन समझ लिया और लाइटली जवाब दिया, हाल फिलहाल में बहुत फ्री हो। क्या तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है या फिर तुम्हारे पास पढ़ने का वक्त ही नहीं है तुम इन सब में जो इतनी बिजी हो? क्या वह सचमुच उसके पर्सनल मामलों में इंटरफेयर कर रही है? भाई, मैं बस आपके साथ डिनर करना चाहती हूँ। नताशा ने अंदाजी से लगा लिया कि हर्षद उसके इंटेंशन समझ गया, इसलिए उसने जल्दी से कहा, मैंने आपको काफी वक्त से नहीं देखा है। ज्यादा बेकार का ख्याल अपने दिमाग में मत चलाओ। अगर तुम्हारे पास काम नहीं है तो तुम कुछ ट्यूटर हायर कर सकती हो अपने लिए। भाई, मेरी एक मीटिंग है, मीटिंग का टाइम हो गया था। वह हमेशा पंक्चुअल होता था और इस मूवमेंट पर उसने कॉल कट कर दिया और जाकर कॉन्फ्रेंस रूम के टेबल पर अपनी कोल्ड चेहरे के साथ बैठ गया। और वही नताशा को भरोसा नहीं हो रहा था कि उसके दो भाइयों ने उसका कॉल कट कर दिया। उस छोटे बालों वाली लड़की की होपफुल नजर देखकर नताशा ने किसी तरह अपने दांत पीसे और झूठ बोला, भाई ने कहा है कि वह अपने असिस्टेंट से अपना शेड्यूल चेक करने के लिए कहेंगे और जब भी वह फ्री होंगे मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगी। सचमुच? उसकी दोस्त काफी ज्यादा खुश हो गई और उसने उछलते हुए नताशा को गले लगाकर कहा, मुझे पता था कि तुम कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लगी। नताशा मुस्कुराए, मगर अंदर ही अंदर वह सोच रही थी कि वह उसके साथ डिनर करने के लिए हर्षद को कैसे मनाएगी। और दूसरी तरफ अमायरा फाइनली अपने शौक से तब बाहर आई जब उसको फोन बजा। उसने चेक किया तो उसकी मां स्मृति ओबरॉय का कॉल था। अमायरा, मैंने सुना है कि मिस्टर अविनाश मुंबई आए हुए हैं। तुम्हारे नीलेश दादाजी उनके साथ आज तुम्हारी मीटिंग अरेंज करवा सकते हैं। जल्दी अभी घर आ जाओ, मैं ड्राइवर को भेज रही तुम्हें पिक करने के लिए। अच्छे से कपड़े पहन लेना और उनसे कॉफी शॉप पर मिलना और उनके साथ चेस खेलने की कोशिश करना। याद रखना कि उनके ईगो को हर्ट मत करना, मगर ज्यादा बेवकूफ भी मत लगा। तुम्हें बिल्कुल सही बैलेंस बनाकर रखना होगा। उसे अविनाश जी को अपना पोटेंशियल दिखाते हुए उनका अटेंशन ग्रैब करना होगा, तब जाकर वह उनका फजवर गेन कर पाएगी और उनसे एडवाइस ले पाएगी। मुझे नहीं जाना है मोम। अमायरा ऑलरेडी इस मैटर को लेकर अपसेट थी और अब उसके मॉम की कॉल की वजह से उसे और भी गुस्सा आ रहा था। और वही स्मृति अपने गार्डन में बैठी हुई थी और उसने एलिगेंटली अपने चाय को पीते हुए कैजुअल टोन में पूछा, क्या हुआ है? चेज हमेशा से उसकी बेटी का प्राइड और खुशी थी, मगर अब ऐसा लग रहा था जैसे अब वह आगे इसमें कुछ करना ही न चाहती हो। मिस्टर अविनाश आज मुंबई कॉलेज आए थे और मैं उनके सामने अनामिका से गेम हार गई। क्या कहा तुमने? स्मृति चाय पीते हुए रुक गई और उसकी आंखों में एक अजीब से इमोशन दिखाई दिया। वह चीज में इनक्रेडिबल है और मिस्टर अविनाश ने पर्सनली कहा कि वह अनामिका को 10 सालों से ज्यादा वक्त से जानते हैं और उन्होंने ही उसे चेस सिखाया है और उन्होंने पब्लिकली अनामिका से उनकी लेगेसी को इनहेरिट करने के बारे में भी पूछा। अमायरा ने आज दिन में जो कुछ भी हुआ और एक एक करके वह सब कुछ बताने लगी और वह सर्किट सार्कास्टिक रीमिक्स उसमें ऐड करना नहीं भूली। मॉम की आपको लगता है क्या अनामिका दिमाग खराब हो गया है?
उसके सामने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन उसने डिसाइड किया कि उसे यह नहीं चाहिए। या तो वह दिमागी रूप से पागल है या बस अविनाश जी को मामूली इंसान समझकर बस नाटक कर रही है, ये सोचते हुए कि वह कुछ स्पेशल है और वह सबके सामने इसी तरह प्राउड और अलोफ बिहेव करती हो। ब्लडी फूल। स्मृति ने एक और कप चाय डाली और धीरे धीरे पीते हुए कहा, इतने सारे लोगों की प्रेजेंस में तुम्हें क्यों लगता है कि मिस्टर अविनाश ने जानबूझकर सक्सेसर का सब्जेक्ट क्यों उठाया होगा? ऐसा हो सकता है वह बस जतना चाहते होंगे और सबको बताना चाहते होंगे कि अनामिका के पास उनकी स्ट्रांग बैंकिंग है और कोई भी उसे आसानी से ऑफेंड नहीं कर सकता। इस पॉइंट पर आते आते अमायरा को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों मिस्टर अविनाश जैसे बड़े इंसान की नजरें अनामिका पर है और क्यों वह उसे अपना सक्सेसर बनाना चाहते हैं। लेकिन स्मृति ने काफी सोच समझकर कहा, नहीं, उनका रियल गोल सिर्फ एक ही था कि वह सबके सामने यह बात बोलकर इनडायरेक्ट अनामिका पर प्रेशर बनाना चाहते थे। उन्हें पक्का भरोसा था कि अनामिका इतने सारे लोगों के सामने उन्हें मना करके एम्ब्रेस नहीं करेगी, इसलिए उन्होंने जानबूझकर यह मामला सबके सामने उठाया। अपनी माँ की बात सुनकर अमायरा हैरान हो गई। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। अगर कहानी आप सबको पसंद आती है तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। 330 अमायरा ने नताशा को फिर मारा। अब तक आपने पढ़ा कि नताशा अपनी दोस्तों की रिक्वेस्ट मनवाने के लिए रुद्र और अरशद दोनों को एक एक करके कॉल कर देती है, मगर दोनों मना कर देते हैं, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। और वही आज क्या हुआ वह सारी बातें अमायरा अपनी माँ को बता रही थी। अब आगे स्मृति ने असली कारण बताया कि क्यों अविनाश जी ने सबके सामने अनामिका से वह लेगेसी इनहेरिट करने वाली बात की ही। मगर उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि अनामिका सक्सेसर के बारे में बात ही नहीं करेगी और ना ही मना करेगी। उसने कन्वर्सेशन को ही बदल दिया। स्मृति ने सोचा कि यह लड़की काफी इंटरेस्टिंग है, जो इस तरह के मुश्किल हालात में भी इतने कुल तरीके से डील कर दी है। वह कोई बेवकूफ नहीं है, हो सकता है कि उसके पास बहुत सारी चीजों हैंडल करने के लिए या फिर उसे किसी और की मदद की जरूरत ना हो। स्मृति के ओपिनियन में अनामिका एक ऐसी पसंद थी जो अपने सारे पत्ते छुपा कर रखती थी। उन्होंने पहले भी अपनी बेटी अमायरा को फोन किया था कि वह भी घर में अनामिका से पगे ना ले, क्योंकि जिस लेवल का उनकी बेटी का सोफिस्टिकेशन था वह अनामिका के बराबर बिल्कुल नहीं पहुंच सकती थी। जैसे कि आज की सिचुएशन में अनामिका के पीछे मिस्टर अविनाश जैसे बड़े इंसान की बैकिंग है, ये सब लोगों के सामने आ गया है। और भी कितने लोग हैं जो बाहर आने बाकी है, किसी को नहीं पता। मगर माँ, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि अविनाश जी जैसे बड़े इंसान ने उसे क्यों चुना है। अमायरा सोच रही थी कि चेस खेलने में उसके अंदर भी काफी टैलेंट है। उसके पुराने सारे टीचर्स ने उसके इंटेलिजेंट और कैपेबल होने की कितनी तारीफ की थी और कहा था कि उसके अंदर बहुत पोटेंशियल है। उन्होंने कहा था कि वह पक्का अपना नाम बनाएगी चेस वर्ल्ड में फ्यूचर में। अगर उसे भी अविनाश जी की गाइडेंस मिल गई होती जब वह यंग थी तो वह अनामिका से बुरी तो बिल्कुल नहीं होती। इस वक्त के कुछ वक्त टाइमिंग, लोकेशन और लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी फैक्टर होती है। स्मृति ने इंसिस्ट करते हुए कही, वापस आओ, आज रात फिर से ट्राई करते हैं। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके सामने होते हुए भी वह लोग बिना डिफिकल्टी को जाने हार मान ले, ये कोई अच्छा आइडिया नहीं था। अनामिका ने अविनाश जी को मना कर दिया है तो हो सकता है कि वह भी एक अच्छे बेटर कैंडिडेट को ढूंढ रहे होंगे, अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है। अमारा को अनामिका से बेहतर होने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर उसके अंदर सचमुच टैलेंट हुआ और उसका करेक्टर अच्छा हुआ तो अविनाश जी से मना क्यों करेंगे। अगर वह उसकी फेवरेट स्टूडेंट नहीं भी बन पाई तो अविनाश जी की गाइडेंस मिल जाने की वजह से वह आगे इस फील्ड में बहुत आगे बढ़ सकती थी। अपनी माँ की बातें सुनने के बाद अमायरा ने थोड़ी देर सोचा और कहा, मैं अभी वापस आती हूँ। जब वह वहां से गुजरी तो उसने नताशा को देखा, जो अपने दोस्तों के ग्रुप से गिरी हुई थी और सेंटर ऑफ अटेंशन थी। लेकिन जैसे ही उसे मार्था की तरफ से व्हाट्सएप मैसेज मिला, ये जानते हुए कि रुद्र ने अपने सारे कॉन्टेक्ट्स अनामिका को दे दिया है, तो उनको ऑलमोस्ट अपना फोन अपने हाथ से गिरने वाली थी। मुझे अभी अभी पता चला, मैडम को अपनी फ्रेंड की बेटी के लिए टिकट चाहिए थी, इसलिए उन्होंने रुद्र सर को कॉल किया, मगर रुद्र ने ये कहा कि उसने सब किसी को दे दिया है। और जब उन्होंने पूछा कि किस दे दिया है तो रुद्र ने बताया कि अनामिका को दिया है। नताशा, तुम्हारा चेहरा पीला क्यों पड़ा हुआ है? क्या हम तुम्हें डॉक्टर के पास ले चले? क्या तुम ठीक हो? तुम्हारी स्माइल को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे जबरदस्ती की हो। क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? अपने आप को पुश करने के साथ जरूरत नहीं है। क्या मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलो? मैं ठीक हूँ। नताशा ने अपने आप को अपने इमोशंस कंट्रोल करने के लिए फोर्स किया और जल्दी से मार्था को मैसेज भेजा, मार्था, क्या तुम्हें पूरा भरोसा है कि रुद्रा भाई ने सचमुच कॉन्सर्ट टिकट अनामिका को दे दिए? मैं ठीक वहीं पर थी जब तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे भाई को कॉल किया था और मुझे इस बारे में कोई डाउट नहीं है, ना सिर्फ तुम्हारे रुद्र भाई ने अनामिका को टिकट दे दी बल्कि बेस्ट सीट्स भी दी है। सिट। नताशा के गुस्से का अंदाजा लगाते हुए मार्था गुस्से में बोली, रूथ टोटली आउट ऑफ लाइन है। उसने तुम्हें बताया कि टिकट नहीं बची है और फिर उसने मोड़कर अपनी असली छोटी बहन को टिकट दे दिए। वह तुम्हारी फीलिंग्स का बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहा है। वह बातें और वह शब्द छोटी बहन नताशा के दिल पर चाकू की तरह बाहर कर रहा था।
उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि रुद्र, जो थोड़ी देर पहले उससे जेटली फोन पर बिहेव करता था और थोड़ी देर पहले ही उसने उसे इतनी जेटली बात ही उसने झूठ बोला। तुमने थोड़ी देर पहले कहा कि हर्षद चैरिटी इवेंट में अगले हफ्ते डेट को लेकर जाने वाला है, वह अनामिका तो नहीं है? मार्था नज फिर से मैसेज किया। नताशा हिचकिचाई, ऐसा नहीं हो सकता है। नताशा, मुझे नहीं पता कि तुमने नोटिस किया है या नहीं, मगर अनामिका का स्टेटस उनकी आंखों में दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है और तुम्हारा घटता ही जा रहा है। नताशा अब अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए और उसने अपने दोस्तों से एक्सक्यूज किया और रेस्टोरेंट में चली गई और उसके सारे दोस्त उसके जाने से कंफ्यूज हो गए। क्या नताशा के पीरियड चल रहा है? मुझे ऐसा लगता है उसका चेहरा पीला पड़ रहा था। चलो उसके लिए इंतजार करते हैं। अगर मैं सच कहूँ तो मुझे लगता है कि अनामिका जो वी के कॉलेज की है वह बिल्कुल एक असली मास्टर की तरफ वायलिन बजती है। वह बहुत ही मेमोरीज धुन था। मुझे भी लगता है जैसे ही उसका म्यूजिक बजाना शुरू हुआ मैं कंप्लीटली उसमें खो गई थी। वह हमारे प्राइवेट टीचर से भी बेहतर है। धीरे बोलो, अपनी आवाज नीचे रखो, या तुम चाहती हो कि नताशा ये बात सुन ले? हमें अभी भी उसके भाइयों की वजह से उसके नजदीक रहना है। सब लोगों ने चुप रहने का इशारा किया और धीरे धीरे बात करने लगे। अगर मैं उसकी भाभी बन गई या फिर तुम उसकी भाभी बन गई तो हम एक साथ घूमेंगे, जैसे अभी घूमते हैं। देखो तो अमायरा भी रेस्टोरेंट की तरफ जा रही है। क्या तुम्हें लगता है कि वह फिर से नताशा को परेशान करेगी? क्या हमें नताशा की मदद करने के लिए जाना चाहिए? एक कली बालों वाली लड़की मदद के लिए आगे जाना चाहती थी, मगर उसके दोस्तों ने उसे रोक लिया। जाओ मत, तुम भूल गई एक बार नताशा ने बताया था कि जब वह लोग उसकी दादी माँ से मिलने अस्पताल गए थे तो अमायरा ने उसे सीडीओ पर ले जाकर मारा था। हम इतने स्ट्रांग नहीं है कि हम उसकी मदद कर पाए। अगर हमारे चेहरे पर चोट लग गई तो हम लोगों को फेस कैसे करेंगे? एग्जैक्टली, अगर हम लोगों को चोट लग गई तो हम हर्षद के साथ बैठकर डिनर कैसे करेंगे? मुझे भी रुद्र का कॉन्सर्ट अटेंड करना है, मैं भी बुरी नहीं देखना चाहती। भले ही उन सबको पता था कि शायद अमायरा अंदर जाकर नताशा के लिए परेशानी खड़ी करेगी, लेकिन वह लड़कियों को ग्रुप इसमें पढ़ने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वह बाकी सारे लोकेशन देखने लगे और इग्नोरेंस फिल करने लगे। जैसे ही अमायरा रेस्टरूम के अंदर आई, वह फोन पर नताशा की बेचैन आवाज सुन सकती थी, जिसे लग रहा था कि वह रो रही है। ऐसा कैसे हो गया कि नताशा की आंखों में आंसू थे? लेकिन मिरर में अमायरा को देखते हैं उसने तुरंत अपने फोन पर पकड़ मजबूत कर दी। उसे कोई नहीं पता था कि यह अमायरा की बच्ची कब से उसकी बातें सुन रही है, मगर उसने तुरंत कॉल कट कर दिया। अपने हाथ क्रॉस करते हुए अमायरा ने नताशा को देखा, काफी कूल बिहेवियर के साथ। शायद तुम्हें मार्था को कॉल करना चाहिए ताकि वह तुम्हें कुछ एडवाइस दे, अमायरा ने सार्कास्टिकली कहा और वॉशरूम के अंदर और भी जाने लगी। उसने अपना बैग वही साइड में रखते हुए लिपस्टिक निकाली और मिरर में देखते हुए अपने लिप्स को फ्रेश करने लगी। एक बेवकूफ सर्वेंट बहुत ही मुश्किल से तुम्हें कोई अच्छी एडवाइस दे पाएगा। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुमने बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। क्या तुम भी अनामिका से हारी नहीं? क्या तुम्हें नहीं बताया गया कि तुम्हारे जैसे प्लेयर हार जाते हैं तो उन्हें मुंह छुपा कर रहना चाहिए? तो मेरे सामने शो ऑफ क्या कर रही हो? ये क्लियर थी कि नताशा अमायरा को नीचे देख रही है। अमायरा ने डेविल स्माइल के साथ कोल्ड लुक के साथ कहा, अनामिका की वायलिन और चेस स्किल सचमुच मुझसे बेहतर है और मैं पूरे दिल से उससे हार मान ली है, मगर तुम इतने सालों के वायलिन लेसेस के बाद भी डिसेंटली प्ले भी नहीं कर पाती। ये सुनकर नताशा ने अपनी मुठिया गुस्से में कस ली। उसकी नजर अमायरा के हाथ में पड़ी लिपस्टिक पर गई और फिर उसके बैग पर जो एलवी का नया एडिशन था और जो डायमंड नेकलेस इस वक्त उसके गले में था वह भी WC फैशन का था और उसकी ड्रेस हिल सब कुछ लिमिटेड एडिशन थे। उसने अमायरा के साथ इतने महंगे कपड़े पहले कहीं नहीं देखे थे। उसके पास इतने पैसे कहाँ से है जो उसने ये सब खरीदा? अचानक से उसे याद आया कि उसके चाचा चाची, अमायरा, यहाँ तक उसकी बहन भी, वह लोग हाल फिलहाल में महंगे महंगे कपड़ों में दिखाई देने लगे हैं। यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स भी इतने लेविश कपड़े नहीं पहनते हैं। लगता है वह लोग पैसे या पानी की तरह बहा रहे हैं। नताशा को अपने बैग की तरफ देखता हुआ पककर अमायरा ने कोल्डली कहा, तुम्हारे जैसी डॉक्टर की बेटी हमेशा अडॉप्टेड ही रहेगी। तुम्हारे कपड़े और चीज और भी ज्यादा सस्ती होती जा रही है। क्या अब ओबरॉय परिवार की इतनी भी औकात नहीं है कि वह तुम्हारे लिए डिसेंट कपड़े ही खरीद दे? गुस्से में नताशा ने अपने पर्स पर पकड़ मजबूत की और अमायरा की तरफ चलाकर मारा। अमायरा ने उसे डोज कर दिया और नताशा को सिंक में पुश करने लगी। स्किन को प्रेसेंस को महसूस करके टैप का वाटर तुरंत ऑन हो गया और नताशा के बल और चेहरा भी के वह स्ट्रगल करने लगी, मगर अमायरा ने उसके गर्दन को टाइटली पकड़ा हुआ था और उसके चेहरे को भीगा रही थी। मैं तुम्हारे बाल साफ करके और तुम्हारा मेकअप का पुता हुआ ये चेहरा साफ कर देता हूँ ताकि तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने दिखाई देने लगे। खड़े न हो पाने की वजह से गुस्से में नताशा ने पीछे हटी और उसने अपना पैर अमायरा के पैर पर रख दिए। उस दर्द की वजह से अमायरा ने उसे छोड़ दिया तो नताशा पानी से बाहर आए और उसने हाथ में पानी लेकर अमायरा के चेहरे पर मार दिया।
बीच में तुमसे फाइट करूंगी। नताशा बहुत ही गुस्से में थी। उसने फिर से पर्स पकड़ा और उसकी चेन से उसे मारा, जो इस बार अमायरा डोज नहीं कर पाए और दर्द के मारे चिल्लाए, और उसने बचने के लिए पास ही में रखा एक कचरे का डिब्बा पकड़ लिया और उसके अंदर से सामान निकाल कर नताशा को ऊपर फेंकने लगी। भले ही नताशा है उसे डैच कर रही थी, अपने हाथों से ब्लॉक कर रही थी, मगर उस गंदगी ने उसके कपड़ों को खराब कर दिया था। नताशा को बहुत ही गंदा फील हो रहा था और उसे इतना गंदा हुआ देखकर अमायरा भी उसे घिन भरी नजरों से देखने लगी और तुरंत उससे दूरी बना ली और अपने फाइनल शब्द उसे देने के बाद वह वहां से थोड़ी और चली गई। नताशा बहुत ही गुस्से में थी, मगर वह इस तरह बाहर नहीं जा सकती थी। वह बहुत ही ज्यादा पागल हो रही थी। उसने कसम खा ली थी कि एक दिन वह मायरी को अच्छा सबक सिखाएगी। उसने मिरर में अपना गंदा रूप देखा और फोन निकाल कर अपने दोस्त को कॉल किया। मुझे एक ड्रेस दो, कोई भी ड्रेस जल्दी। उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, उसके दोस्तों ने अमायरा को कैसे मिस कर दिया। वह इतनी बड़ी है और वह रेस्टोरेंट के अंदर आ रही थी, तो उन लोगों को पता होगा कि वह उसके लिए परेशानी खड़ी करेगी, मगर फिर भी कोई उसकी मदद करने नहीं आया। ड्रेस की क्या जरूरत है? आई गेस तुम्हारा पीरियड आया है न अनएक्सपेक्टेडली और स्टेन लग गया है। हम काफी वक्त से बाहर इंतजार कर रहे थे और जब तुम नहीं बाहर आई तो मुझे लगा कि शायद तुम अपनी मंथली विजिटर से डील कर रही होगी। हम तुरंत स्टोर गए और वहां से तुम्हारे लिए फेमिनिन हाइजीन प्रोडक्ट लिया है। ये सुनकर नताशा की आंखों में गुस्सा और भी बढ़ी और उसने कहा जल्द से जल्द यहाँ पहुंचो। और वही मायरा वहां से जा चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ स्मृति ने मायरा को एक अचानक सडन न्यूज के लिए कॉल किया। मिस्टर अविनाश और उसके नीलेश दादाजी ने अपना टी टाइम बदल दिया था और वह लोग इसी वक्त नजदीक के एक टी शॉप में मिलने वाले थे। स्मृति ने मायरा को तैयार होने के लिए कहा और जल्दी ही एक स्टाइलिश और मेकअप आर्टिस्ट के साथ उनकी गाड़ी उसके कॉलेज के सामने आकर रुकी। आज उसका एक मोटिव था कि उसे मिस्टर अविनाश के ऊपर अच्छा इंप्रेशन बनाना था। ठीक उसी मोमेंट पर टी हाउस में चाय की अच्छी खुशबू आ रही थी और नीलेश के दादाजी और मिस्टर अविनाश एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तो आपको देखना हार्ड है और आपसे बात करना भी तो उतना ही मुश्किल है, दादाजी ने कंप्लेंट की और उनके चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट थी। मैं आपको बात करने के लिए कई महीनों से ढूंढ रहा था। ये सुनकर अविनाश जी ने पूरे दिल से हंसते हुए कहा, मैं एक यंग जनरेशन के पीछे भाग रहा था, इस उम्मीद में कि मुझे एक अच्छा सक्सेसर मिल जाएगा। अभी भी कोई उम्मीद नहीं है। शायद आपको किसी और को कंसिडर करना चाहिए। अगर आपकी वह पोती आपका सक्सेसर बनने के लिए नहीं मान रही है तो। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अविनाश जी ने इंसिस्ट किया और अपना हाथ हिलाते हुए बोले, मैंने सेट कर लिया है कि वही लड़की मेरी सक्सेसर होगी। क्या आप उस लड़की को भूल नहीं सकते? बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे हैं दुनिया में, आप किसी और को मौका क्यों नहीं देते और सिर्फ एक ही लड़की के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? नीलेश दादाजी बोल रहे थे, तभी दरवाजे पर नोक की आवाज से उनकी बात टूट गई। एक वेटर माँ बेटी की जोड़ी को अंदर लेकर आया और वह दोनों ही एलिगेट कपड़ों में बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ खड़ी थी। स्मृति, हमारा यहाँ आओ। नीलेश दादाजी ने उन्हें केयरफुली ग्रीट किया। स्मृति ने भी उन्हें ग्रीट किया और फिर मिस्टर अविनाश की तरफ मुड़कर उन्हें ग्रीट करने लगी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। अगर कहानी आप सबको पसंद आती है तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और अपने दोस्तों में शेयर भी करें।